द मोस्ट अवेटेड सेशन इज हियर, जहां पर हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री रिवाइज करने जा रहे हैं। बट राजा की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, एक संविधान भी रहेगा जो कि उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस लगाएगा। और जर्मेनिया को एक ओक लीव्स का ताज पहनाया जाता है। ओक लीव्स का ताज क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि जो जर्मन ओक होता है ना, जर्मन ओक होता है, इट सिंबलाइजेज हीरोइज्म। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको हर चैप्टर से पढ़ के जाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी आज के इसी सेशन में। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, अच्छे से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम मत समझना जो झट पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं जो डूबकर निकलना भी जानता हूं। तो बच्चों, इसी बात के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड द मोस्ट अवेटेड सेशन इज हियर, जहां पर हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री रिवाइज करने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, हर एक चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, वो भी एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको आप जो है फटाफट से अगर देख लोगे तो आपका पूरा जितना भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको हर चैप्टर से पढ़ के जाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी आज के इसी सेशन में। तो फटाफट से चालू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा, जो कि हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड यहां पर बच्चों आपको ये इमेज दिख रही है, ये इमेज क्या है? ये इमेज बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरू ने, और फ्रेडरिक सोरू एक आर्टिस्ट थे, और इस इमेज के थ्रू बच्चों वो ये दर्शाना चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज जो ऑलरेडी आजाद हो गई हैं वो आगे गई हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के, और जो कंट्रीज पीछे तादाद में खड़ी हैं वो लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सब के सब बच्चों लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम जो कंट्रीज थी दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर नॉट अ नेशन स्टेट। ओके, बहुत सी जो अलग अलग देश आज हम जिनको जानते हैं वो एम्पायर्स के तहत, मोनार्क्स के तहत थी, जिन पे शासन चल रहा था। तो वो सारे जो अपने आजादी के संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूद है, और उसी के साथ ऊपर आसमान में हमारे जीसस क्राइस्ट और एंजल्स हैं, जो कि यहाँ पर ब्रदरहुड या फिर फ्रेटर्निटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, सभी के बीच में भाईचारे को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर जमीन में छोटे छोटे टुकड़े ये जो पड़े हैं, ये है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का रिमेन। यानी कि बच्चों जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे थे, मोनार्की जो कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के राज किया करते थे, उन सभी के रिमेन्स पड़े हैं नीचे। यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा कूड़ा पड़ा है, कूड़े की तरह इसको रखा है, जैसे कि ताज वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज द इंटायर इमेज। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आती है तो यू हैव टू राइट जस्ट दीज 4-5 पॉइंट्स। फटाफट से चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्या बात करता है ये चैप्टर बच्चों? ये चैप्टर बात करता है यूरोप की, और यूरोप के अंदर जो भी अलग अलग एक तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इमर्ज होते हैं, नेशन स्टेट्स बनते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट, दिस इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लेट अस मूव ऑन। एंड सबसे पहले यहाँ पर पूरी टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं। दीज आर एक्चुअली द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से साल में हुई थी? 1789 में। इसके बाद नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड आया था 1804 में। कांग्रेस ऑफ वियना, या फिर बच्चों वियना कांग्रेस बोलते हैं या फिर ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं, तो 1815 की बात है। उसके बाद ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चालू होता है 1821 में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861, उसी के 10 साल बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871, एंड 1905 में स्लैव नेशनलिज्म चालू होता है। बस यही डेट्स आपको याद रखनी है, वो भी एक पूरे ऑर्डर में मैंने यहाँ पे दे रखी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये गिवन है। ठीक है, चलिए फटाफट से यहां पर सबसे पहले बच्चों आ जाते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बीच में कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करा गया था, कैसे उनके बीच में इस पहचान को लाया गया था कि दे ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन, कि वो सब बोले यस वी आर फ्रेंच। तो देश नेशन स्टेट बनने से कुछ नहीं होता जब तक वहां के लोगों के बीच में एक एकता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी। और इस यूनिटी को लाने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग को लाने के लिए, दीज वर द मेजर्स दैट वर टेकन। सबसे पहले आइडिया ऑफ ला पेत्री ले सिटियों। तो बच्चों इसका ये मतलब था कि लोगों को ये बताया गया कि जिस धरती पे आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, ये आपकी पितृभूमि है, दिस इज योर फादरलैंड एंड एवरीवन इज अ सिटीजन।
कोई मैडम सर नहीं है, अब कोई हायरार्की नहीं है, एवरीवन इज द सेम, एवरीवन इज अ सिटीजन। उसी के साथ नेक्स्ट चीज, एक नए फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस करा गया था और पिछला जो रॉयल स्टैंडर्ड राजा का जो झंडा था उसको हटा दिया था। एंड बच्चों ये जो नया ट्राई कलर फ्लैग है इसको लेकर आ गए थे। जैसे ही लोग ट्राई कलर फ्लैग को देखेंगे, देश की एक जो पेट्रियोटिक भावना है वो बिल्कुल खुलकर बाहर आएगी। उसी के साथ नेक्स्ट चीज है, गाने लिखे गए थे, मार्टर्स को कमेमोरेट करा गया था, जिन जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है उनको कमेमोरेट करा जा रहा है, गाने लिखे जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, और ये सारी चीजें पेट्रियोटिक फीलिंग जो है लोगों के अंदर लेकर आ रही है, कस्बें भी खाई जा रही हैं देश के नाम पे। उसी के साथ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जहां पे सभी के लिए जो है बच्चों एक तरीके से बराबर लॉज बनेंगे, बराबर चीजें रखी जाएंगी, यूनिफॉर्म लॉज होंगे, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर आल्सो एबॉलिश। जो इंटरनली अलग अलग टैक्सेस लग रखे थे उन सभी चीजों को हटा दिया जाता है। उसी के साथ रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। ये बोल दिया गया फ्रेंच लोगों को कि भाई अब सब तुम फ्रेंच भाषा में ही बात करोगे, ठीक है, कोई दूसरी जो भी भाषाएं हैं उनको अबॉलिश करो, सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करो, इसी से ही यूनिटी बढ़ेगी तुम लोगों की। साथ ही बच्चों यहां पर अब क्या होता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन की एंट्री होती है और जो भी बची कुची डेमोक्रेसी है उसका ये अंत कर देते हैं। हम लोग देखते हैं नेपोलियनिक कोड ये लेकर आते हैं 1804 में, जिसको सिविल कोड भी बोला जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नेपोलियन लेकर आते हैं। तो जितने भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी, है ना, बाय बर्थ प्रिविलेजेस होती थी, आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में हमने पढ़ा है, एक सोशल हायरार्की जो है फ्रांस में क्रिएटेड थी। कहीं ना कहीं फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इस तरीके से समाज में बना रखा था, भेदभाव का सिस्टम चलता था। ये सारी प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार जो बाय बर्थ लोगों को मिलते थे उनको हटा दिया गया। उसी के साथ साथ एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी को ये बोला गया कि सभी लोग कानून के आगे बिल्कुल बिल्कुल बराबर रहेंगे। साथ ही में सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी थी। बच्चों इसी के साथ हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे सिस्टम, उन सब चीजों को बेहतर करा जाता है, यूनिफॉर्म लॉज लाए जाते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। एक तरीके से जो भी ड्यूज होते हैं, फ्यूडल सर्वडम से लोगों को मुक्त करा गया, मेमोरियल ड्यूज से लोगों को मुक्त करा गया। तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, जितने फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, ये सब लोग बहुत खुश थे कि यू नो नेपोलियन हैज डन समथिंग फॉर अस, बिजनेस वगैरह ऑपरेट करना ज्यादा आसान हो गया है। बट बच्चों नेपोलियन ने उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें करनी चालू करी, फोर्स्ड प्रिस्क्रिप्शन इन द आर्मी, लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में डालना, सेंसरशिप वगैरह लगाना, जिसकी वजह से जो भी उन्होंने फायदे करे थे उससे ज्यादा नुकसान हो गया और नेपोलियन की नैया यहीं पे डूब जाती है और वो फिर लड़ाई हार जाते हैं, उनका शासन यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज देखो, यूरोप में इस टाइम पर एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो नोबिलिटी होती है, जो नोबल्स के साथ साथ लोग होते हैं, अमीर वगैरह, जिनके पास बहुत प्रिविलेजेस होती हैं, तो सोशली एंड पॉलिटिकली ये डोमिनेंट लोग थे, ज्यादा पावर्स थी इनके पास, ज्यादा पैसा था इनके पास, ठीक है। फ्रेंच भाषा बोलते थे, एक ही तरीके से रहन सहन इनका होता था, एंड दे वर ऑल्सो कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। ऑब्वियसली बात है भाई, अमीर इंसान में ही शादी करेगा ना, तो उस तरीके से भी ये लोग कनेक्टेड थे। लेकिन बच्चों जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, दोज वर द पेजेंट्स। कुछ ऐसे पेजेंट्स थे जिनके पास खुद की जमीन थी, बट दे वर वेरी लेस, बट मैक्सिमम पेजेंट्स ऐसे थे जो कि लैंडलेस थे। नाउ उसी के साथ यहां पर बच्चों इन लोगों के बीच में एक लिबरल नेशनलिज्म की भावना दौड़ने लगती है। लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है, सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देंगे हम लोग। लिबरल नेशनलिज्म को अगर हम पॉलिटिकल तरीके से देखें तो पॉलिटिकल तरीके से लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म ही जो वर्ड है वो एक तरीके से एक लैटिन वर्ड लिबर से आता है, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना, आजाद होना। अब लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल सेंस में ये मानता था कि एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे हर कोई बराबर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंसान आजाद होना चाहिए। उसी के साथ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि सभी लोग साथ में मिलकर गवर्नमेंट का चुनाव करें। उसी के साथ बच्चों अगर इकोनॉमिक सेंस में लिबरल नेशनलिज्म की हम लोग बात करें तो स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस जो भी होती हैं, जो सरकार जो भी पाबंदियां लगाती है ट्रेड पे, वो सारी चीजें हट जानी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, इन सब चीजों की बात की जाती थी। उसी के साथ यहां पर बच्चों 1834 में कस्टम्स यूनियन ज़ोल्वेरिन बनाया जाता है। प्रूशियन, जितने भी प्रूशियन स्टेट्स थे वो सारे इनिशिएट करते हैं और एक कस्टम्स यूनियन बनाते हैं। मैक्सिमम जर्मन स्टेट्स इसको ज्वाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर करेंसी के नंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया था। साथ ही में इन सभी स्टेट्स जिन्होंने ज़ोल्वेरिन बनाई थी, उन सभी स्टेट्स के बीच में जो भी टैक्स रिस्ट्रिक्शंस लगी होती थी, है ना, उन सभी को हटा दिया गया था। आगे चलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 की बात करने के लिए। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, 1815 के बाद में जितनी भी पावर्स जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, कौन कौन थे वो, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारी की सारी पावर्स मिलती है वियना के अंदर और एक ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करती हैं 1815 में। इस पर्टिकुलर चीज को होस्ट करा जाता है ड्यूक मेटरनिच द्वारा।
ठीक है। और बच्चों बेसिकली इनका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें कंजर्वेटिव ऑर्डर वापस रिस्टोर करना है इन यूरोप। ठीक है, दे वांटेड टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ओके, नाउ बच्चों अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना साइन ये लोग कर लेते हैं एंड ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया मिलते हैं वियना में सेटलमेंट ड्रॉ करने के लिए। अब होता क्या है, ये जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थी दे वर वेरी ऑटोक्रेटिक, मतलब इनको चाहिए था कि इनके शासन पे कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हमें मना मत करो किसी चीज को करने से। प्लस ये चीजों सेंसर करते थे, इनके खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बिकॉज एवरीथिंग विल बी सेंसर्ड। ऑलराइट, तो इस तरीके का शासन पसंद करते थे कि बस हमारी चलनी चाहिए और हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब इसी चीज से परेशान होकर बच्चों यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज का राइज हमें देखने को मिलता है। रेवोल्यूशनरीज यानी कि जो बागी होते हैं, टाइगर श्रॉफ की यहाँ बात नहीं हो रही है, बागी लोग, ठीक है, जो कि बच्चों यहाँ पे खिलाफ जाना चाहते हैं मोनार्की के। ये लोग जो है मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थे, मोनार्की के किसी भी फॉर्म को ये हटा देना चाहते थे। हम लोग देखते हैं सीक्रेट सोसाइटीज बनाना ये लोग चालू करते हैं, बिकॉज ओपनली तो ये ऑपरेट कर ही नहीं सकते थे, सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। सीक्रेट सोसाइटीज बननी यहाँ पे चालू होती है और वहां पर बच्चों रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डिस्कस करना चालू करते हैं, तैयारी करते हैं कि किस तरीके से हम लोग मोनार्की को हटाएंगे यूरोप में। हम लोग देखते हैं मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करते थे, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए ये लड़ना चाहते थे। यहाँ पर एक बहुत ही महान रेवोल्यूशनरी का जिक्र करा जाता है जो कि है हमारे गुजिपी मजीनी। और मजीनी जी जो है बच्चों, इनका जन्म जेनोआ में होता है, बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज खोलते हैं, ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, आजादी दिलवाना चाहते थे, वो सारी चीजों की यहाँ पे बात करते हैं। प्लस मजीनी ये भी बोलते हैं कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन स्टेट्स टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि भगवान भी यही चाहता है कि जो नेशन स्टेट्स है वही नेचुरल यूनिट्स होने चाहिए। अभी क्या है, नेशन स्टेट ये बनने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन सभी एम्पायर्स ने, इन राजा महाराजाओं ने हम पे शासन कर रखा है। ओके, चलिए इसी के बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बट बच्चों 1830 से लेके 1848 के टाइम पीरियड के दौरान हम लोग देखते हैं कि एक एज ऑफ रेवोल्यूशंस का टाइम पीरियड था, कि रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जुलाई 1830 में बर्बन किंग्स, जिनको पहले एक तरीके से ओवरथ्रो कर दिया गया था बच्चों, उनको वापस लेकर आया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अच्छा सॉरी क्या बोल रही हूं, बर्बन किंग्स को हटा दिया जाता है, दे वर ओवरथ्रोन। एंड उसी के बाद बच्चों फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब होता है कि राजा रहेंगे, बट राजा की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, एक संविधान भी रहेगा जो कि उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस लगाएगा। लुई फिलिप को यहाँ पे राजा बना दिया जाता है और एक संविधान भी रखा जाता है, सिंपल सी बात है। उसी के साथ बच्चों जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में बेल्जियम टूट जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से और अपनी आजादी घोषित कर देता है, मतलब बेल्जियम भी आजाद हो जाता है। इसी के बाद 1821 में ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होता है। बहुत से ऐसे ग्रीक लोग जो कि एग्जाइल, जो कि जिनको देश निकाला मिल रखा था, या फिर बाकी यूरोपियंस जो थे, उन सभी ने सपोर्ट करा, बिकॉज बच्चों ग्रीस को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब कि एक तरीके से सभ्यता जो है वो ग्रीस से ही चालू हुई है, इस तरीके से माना जाता था ग्रीस को। अब बच्चों यहाँ पे ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस चालू होता है। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन करा जाता है, जिसके बाद ग्रीस भी बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। ठीक है, तो ग्रीस को भी आजादी मिल गई, ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गया। बधाई हो आप लोगों को भी। इसी के बाद हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। रोमांटिक इमेजिनेशन का यहाँ पे बच्चों मतलब है कल्चरल मूवमेंट, मतलब कि आप अपनी संस्कृति के बेसिस पे नेशनलिस्ट फीलिंग लेकर आ रहे हो, कल्चर के बेसिस पे नेशनलिस्ट फीलिंग को लेकर आना, दैट वाज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। और यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं विच वाज लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे भी लोग कैसे रेजिस्ट करते हैं। तो रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, उन्होंने हर जगह से पॉलिश भाषा को हटा दिया और अपनी रशियन भाषा को लोगों पे थोपना चालू कर दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे पॉलिश लोग रेजिस्ट कैसे करते हैं रशियंस के खिलाफ, तो दे स्टार्टेड यूजिंग देयर पॉलिश लैंग्वेज व्हाइल गिविंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जिसकी वजह से रशियंस काफी परेशान होते हैं और उनको पकड़ पकड़ के जो है जेल में डालने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपनी भाषा का भी इस्तेमाल करते थे रेजिस्ट करने के लिए। उसी के साथ आगे चलते हैं। हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट, दिस वाज एक्चुअली अ टाइम पीरियड जहां पे बहुत ही त्राही यूरोप में मच रही होती है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, खाने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चल रही थी। उसी के साथ बच्चों यहाँ पर आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो फाइनली यहाँ पर हमारे लिबरल्स उतर आते हैं फ्रैंकफर्ट वाली सिटी में, और यहाँ पर एक पार्लियामेंट होती है चर्च ऑफ सेंट पॉल में, जहां पर ये सारे के सारे जितने हमारे लिबरल लोग थे ये इकट्ठा होते हैं और ये बिल्कुल पूरा निर्णय ले लेते हैं कि यार आज तो हम जर्मनी को नेशन स्टेट बना के ही रहेंगे। अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली वगैरह बनाते हैं,
लेकिन फिर होता क्या है, फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर जो कि उस टाइम पे प्रूशिया के राजा थे बच्चों, वो इनका यही प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं और फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर को दूसरे राजा महाराजा भी सपोर्ट करते हैं और इन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है कि चलो चलो बहुत कोशिशें हो गई तुम्हारी, अब जाओ यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, जर्मनी को यूनिफाई करने का, वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर बिल्कुल इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों लोगों के अंदर तो वो फीलिंग है ना, राजा ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन लोग तो अभी भी यही चाहते हैं कि हमारा नेशन स्टेट बने, जर्मनी इंडिपेंडेंट हो। अब बच्चों होता क्या है, यहां पर अब जो दूसरे राजा आते हैं, कौन, केसर विलियम वन, वो खुद ही जिम्मा उठा लेते हैं नेशन स्टेट बनाने का। तो ये जो लिबरल इनिशिएटिव का चकनाचूर किया था हमारी मोनार्की ने, मिलिट्री ने और लैंड ओनर्स ने, जिनको जंकस बोलते थे, इसके बाद खुद ही बच्चों यहाँ पर जो स्टेट है यानी कि जो हमारे राजा थे प्रूशिया के, केसर विलियम वन जो बाद में आए, ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर के बाद में आए, केसर विलियम वन, ये खुद ही जिम्मा उठाते हैं कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करूंगा और ये जिम्मा सौंपते हैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को। और बच्चों बिस्मार्क जो है ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की मदद लेते हैं और बिस्मार्क निकल पड़ते हैं लड़ाइयां लड़ने के लिए। 3 wars were fought over a period of 7 years and finally प्रूशिया मतलब एक तरीके से पूरा प्रूशियन एम्पायर था ना, प्रूशियन एम्पायर अब एक तरीके से क्या है, वहां पे जर्मनी को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है और जर्मनी एक नेशन स्टेट बन जाता है। तो प्रूशिया जीत जाता है और जर्मनी एक नेशन स्टेट बन जाता है। और बच्चों यहाँ पर अब जर्मनी का कौन राजा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने पूरा जिम्मा लिया था, तो केसर विलियम वन को जर्मनी का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद बात आती है इटली के यूनिफिकेशन की। इटली की यूनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे राजा का नाम याद रखिएगा, राजा कौन थे, राजा थे विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, वहां पे थे केसर विलियम वन, यहाँ पे है विक्टर इमैनुअल टू। अब विक्टर इमैनुअल टू रहते थे यहाँ के प्रिंसली स्टेट जो कि था सार्डिनिया पिडमॉन्ट में। और बच्चों विक्टर इमैनुअल टू जिम्मा देते हैं इटली को यूनिफाई करने का अपने चीफ मिनिस्टर को। देखो खुद तो काम नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर को जिम्मा देंगे। चीफ मिनिस्टर थे इनके केवर। अब केवर निकल जाते हैं नदर्न इटली में। नदर्न इटली के अंदर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग शासन चल रहा होता है, वहां पर लड़ाई वगैरह लड़ते हैं फ्रेंच लोगों की सहायता लेकर एंड सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग शासन से हटा देते हैं नदर्न एरिया को और नदर्न इटली जो है उसको यूनिफाई कर देते हैं। उसके बाद गिउसेप्पे गैरिबाल्डी जो है वो निकल पड़ते हैं आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर सदर्न इटली में। सदर्न इटली जो होती है बच्चों, सदर्न इटली के अंदर किसका शासन चल रहा होता है, बर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन का, जिसको किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज भी बोला जाता है। वहां पर जाते हैं, वहां के लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट लेते हैं एंड फाइनली वहां पे जो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे उनको हराकर साउथ इटली को भी इटली में शामिल कर देते हैं। और जो सेंट्रल इटली थी जहां पे पोप का शासन था, वो पोप खुद ही अपनी पावर को छोड़कर निकल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पूरा इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। याद रखना सार्डिनिया पिडमॉन्ट में विक्टर इमैनुअल टू उन्होंने जिम्मा दिया काउंट केवर को। केवर गए नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन रूलर्स को हराकर, वो आ गया। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी गए साउथ इटली में, वहां पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हराकर वो आ गया और पोप जो है खुद ही पावर डाइल्यूट करके निकल गए। पूरा इटली यूनिफाई हो गया एंड फाइनली राजा कौन बनेगा, विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर बच्चों भूलिएगा मत एक और शख्सियत को जो कि है हमारे गिउसेप्पे मज़ीनी, जिन्होंने एक तरीके से बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग यूरोप, ठीक है, और ये सब। नाउ यंग इटली, यंग यूरोप, ऑल ऑफ दी सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर जर्मनी और इटली के बाद ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन का केस थोड़ा सा अटपटा था, जर्मनी और इटली से मेल नहीं खाता था। क्योंकि ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है कि रातों रात आजाद हो गया, कुछ हो गया, नो, नॉट एट ऑल। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बहुत लंबे समय तक ये जो है संघर्ष चला है। अब हुआ क्या, सबसे पहले बच्चों इंग्लिश पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड के अंदर वो काफी पावरफुल हो जाती है, मोनार्की से पावर कैप्चर कर लेती है। उसी के बाद बच्चों एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन करा जाता है जिसके थ्रू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों मिलकर बनाते क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या फिर जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी आप बोल सकते हो। उसी के बाद बच्चों नदर्न आयरलैंड को भी फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और नदर्न आयरलैंड मिलने के बाद पूरा का पूरा एरिया कहलाया जाने लगता है यूनाइटेड किंगडम। तो 1801 में नदर्न आयरलैंड भी मिल जाता है इस एरिया में और ये पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम कहलाया जाता है या फिर यूके कहलाया जाता है। ऑलराइट, इसी के बाद ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनाने के बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, विजुअलाइजिंग द नेशन। एंड यहाँ पर एलिगरी की बात करी जाती है। अब ये एलिगरी क्या है, तो देखो यार, कभी भी किसी आइडिया को हम लोग अगर किसी दूसरे चीज के थ्रू डिपिक्ट करें, किसी भी आइडिया को हम सिंबलाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एन एलिगरी इज।
जैसे कि मैं बोलूं कि भाई ये जो पेन है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, मतलब ये आजादी का सिंबलाइज कर रहा है। मतलब मैं एक चीज के थ्रू, एक थिंग के थ्रू मैं क्या बता रही हूं कि दिस सिंबलाइजेज एन आइडिया, इट सिंबलाइजेज फ्रीडम। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो हम बोलते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी, आजादी को सिंबलाइज कर रहे हैं। उसी सेम तरीके से बच्चों यहाँ पे देश, नेशन, जो कि एक आइडिया है, उसको सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे विमेन बनाई जा रही थी। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फीमेल एलिगरीज को बनाया जा रहा था विच रिप्रेजेंटेड द इंटायर नेशन, द आइडिया ऑफ अ नेशन। फ्रांस के अंदर जो एलिगरी बनाई जाती है उनका नाम रखा जाता है मरेन, जो कि एक बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था। उनकी जो फोटो, उनके जो बड़े बड़े स्टैचूज लगवा दिए जाते हैं, उनकी जो फोटो है उसको प्रिंट कराया जाता है स्टैम्प्स पे, कॉइन्स पे, इन सब चीजों पे, ताकि लोग जब भी मरेन को देखें तो उनके अंदर वो देशभक्ति का भाव ऐसे उभर उभर के बाहर आए। सिमिलरली जर्मनी के अंदर बच्चों जर्मेनिया को एलिगरी चूज करा जाता है, जर्मेनिया की इमेजेस बनाई जाती हैं और जर्मेनिया को एक ओक लीव्स का ताज पहनाया जाता है। ओक लीव्स का ताज क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि जो जर्मन ओक होता है ना, जर्मन ओक होता है, इट सिंबलाइजेज हीरोइज्म, और उनको एक हीरोइक फिगर की तरह दिखाया गया था, दैट इज वाई उनको ओक लीव्स का ताज पहना दिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम क्या असली में ये औरतें एग्जिस्ट करती हैं क्या हम ढूंढे जाके, कहाँ है जर्मेनिया? तो असली में बच्चों ये औरतें एग्जिस्ट नहीं करती। हमने इन विमेन को इमेजिनेशन में बनाया है एंड एक तरीके से उनके थ्रू एक आइडिया को हमने सिंबलाइज करा है। आइडिया क्या है? नेशन का। उसको सिंबलाइज करने के लिए वी हैव क्रिएटेड दीज विमेन। ऑलराइट, इसी के बाद लास्ट टॉपिक आता है बच्चे इस चैप्टर का, फटाफट से आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो बाल्कन एरिया है जहां पे स्लैव्स, मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्लैव्स बोलते थे, वहां पे अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज के लोग रहा करते थे जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। तो हम लोग देखते हैं कि बाल्कन रीजन जो था 1871 के बाद, यहाँ पे देखो मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, जो कि आज अलग अलग कंट्रीज हैं, ये सभी अलग अलग एथनिसिटीज के लोग एक ही उस एरिया में रहते थे। और यहां पर किसका शासन था? मैक्सिमम इस एरिया पे ऑटोमैन एम्पायर का शासन था। तो धीरे धीरे होता क्या है बच्चों, ऑटोमैन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और इन लोगों के बीच में रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो दौड़ने लगती है। और इन दोनों चीजों की वजह से ही यहाँ पर ये जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी नेशनल आइडेंटिटी की वजह से बच्चों यहाँ पे आजादी डिक्लेयर करने लगते हैं। तो अलग अलग जो ग्रुप है वो कह रहे हैं हम आजाद हो गए, और हर कोई एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी गेन करना चाहता था। तो नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से यहाँ पर काफी एक एक्सप्लोसिव सा माहौल हो गया था, बिकॉज एवरीवन वांटेड देयर इंडिपेंडेंस एंड एवरीवन वांटेड मोर टेरिटरी देन द अदर्स। ठीक है, तो वो तो नेशनलिज्म था। उसी के साथ इंपीरियलिज्म की क्या बात है? तो बड़ी बड़ी पावर्स इस टाइम पे जो पहले आजाद हो गए, ब्रिटेन वगैरह बच्चों, अब ये सारी पावर्स भी अपने दिखाने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, हमारी मिलिट्री कितनी बेहतर है, हमारी नेवी कितनी बेहतर है, इसी कंपटीशन में ये लोग चल पड़ते हैं बाल्कन रीजन को कैप्चर करने के लिए। और ये इंपीरियलिज्म की भावना से जो भाग रहे थे, ये सारे लोग बाल्कन रीजन में आते। इंटेंस राइवलरी चल रही थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, अपने ट्रेड को लेकर, अपनी कॉलोनीज को लेकर। हर कोई चाहता था मैं ज्यादा से ज्यादा एरियाज पे कब्जा करूं, मैं अपनी मिलिट्री और नेवी की शक्ति दिखाऊं बाकी सबको। एंड इसी चक्कर में ये लोग जो है बच्चों आ जाते हैं बाल्कन रीजन पे भी कब्जा करने के लिए। तो वहां इंटरनली लोग नेशनलिज्म की वजह से लड़ रहे हैं, नेशन स्टेट बनाने के लिए, बाहर से पावर आ गई और वो यहाँ पे कैप्चर करने के लिए लड़ रहे हैं। इसी की वजह से बच्चों इस एरिया में काफी ज्यादा जो है तबाही मच जाती है, यहाँ पर लड़ाइयां चलती हैं एंड फाइनली यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है। इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेके 1918 तक, और यहीं से हमारा अगला चैप्टर चालू होगा। तो यार देखो, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई करना क्यों करते थे लोग इंपीरियलिज्म के खिलाफ? बिकॉज दे वर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म। जब ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को कैप्चर करा है ना, तो हम वो इंपीरियलिज्म की वजह से आ रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर एरियाज। लेकिन वी वर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म, है ना, हम लोग अपनी देशभक्ति और एक तरीके से वो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना से वी वर ड्रिवन। और हम जितने भी स्ट्रगल्स हुए हैं इंपीरियलिज्म के खिलाफ, दो स्ट्रगल्स वर नेशनलिस्ट। ठीक है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ जब लोग स्ट्रगल करते हैं तो वो स्ट्रगल क्या होता है? नेशनलिस्ट, जैसे हमारे देश में हुआ। और उसी के साथ हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बच्चों देखो, यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन। ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन में दोनों की यूनिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी, बट
या तो जर्मनी की यूनिफिकेशन पे सवाल आ सकता है या फिर इटालियन यूनिफिकेशन पे सवाल आ सकता है। दोनों ही एक कहानी की तरह है। अगर आपने एक बार उस कहानी को समझ लिया, आप बहुत ही अच्छे से उस आंसर को पॉइंट्स में लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट है मेजर्स प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स कि अगेन इट कैन बी रिपीटेड। तो ये तो बेवकूफी होगी कि हम इस क्वेश्चन को छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा, एक एक मेजर याद करके जाइएगा कि कौन कौन सा मेजर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिया था। नेक्स्ट है बाल्कन रीजन मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन क्यों बन गया 1871 के बाद, तो वहां क्या दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल्सो द फीलिंग ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक नेशनलिज्म। ठीक है, तो वो एरिया काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। एवरी कंट्री या फिर एवरी एथनिक आइडेंटिटी वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी देन द अदर्स, वो सारी चीजें। एलिगरीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जर्मेनिया के ऊपर आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा एलिगरी पे आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। एक बार ही देख लेना, नजर मार लेना और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेना। नेक्स्ट है नेपोलियनिक कोड। यस, अगेन बच्चों ये दोनों ना बार बार रिपीट होते हैं, नेपोलियनिक कोड और ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाला। ऑलराइट, अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अब बच्चा पार्टी हम लोग आप सभी के फेवरेट चैप्टर पर आ गए हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। और हाँ जी, हम इंडियंस को इन ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा दबाने की कोशिश करी थी, हमें एक तरीके से इन्होंने बंदी बना लिया था हमारे खुद के देश में। लेकिन बच्चों हम भी कम नहीं है, हम इतनी आसानी से रिप्रेस नहीं होते हैं किसी से भी, और हमने अपना जी जान लगा दिया, पूरी कोशिश कर दी इनको रेजिस्ट करने में। हम लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ब्रिटिशर्स को अपने देश से हम लोग भगाएं एंड हमारा देश आजाद हो जाए। लेकिन आजादी की राह जो है वो इतनी आसान नहीं थी। और क्या क्या बच्चों चीजें हम लोगों ने अपनी साइड से करी, व्हाट ऑल रेजिस्टेंस वी डिड आजादी पाने के लिए, आजादी को हासिल करने के लिए, वो सारी की सारी कहानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को बताई गई है। दिस इज द रोड टू बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट यस, उससे पहले का जो संघर्ष है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद का भाव है, वो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में दर्शाया गया है। फटाफट से इस कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरी की पूरी बात, कहानी ही है, कहानी की तरह ही समझेगा। तो आप सभी को पता है बच्चों की 1914 से 1918 के बीच में, 1914 टू 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, ऑल्दो इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे जो कॉलोनाइजर्स थे, ब्रिटिशर्स, दे वर अ पार्ट ऑफ इट। एंड एक तरीके से बच्चों, बिकॉज दे वर आर कॉलोनाइजर्स, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया को भी झेलना पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट कर दी थी। व्हाट वाज दैट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। तो जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर ब्रिटिशर्स का हो रहा था, ब्रिटिशर्स को वो चुकाना था, तो वो वॉर लोन्स ले रहे थे, उसी के साथ वो इंडियंस पे टैक्सेस लगा रहे थे, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें जो है लगाई जा रही थी। सेकेंडली हम लोग देखते हैं बच्चों की लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिशर्स पकड़ पकड़ के अपनी आर्मी में भर्ती कर रहे थे, जिसको हम लोग फोर्स्ड रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब व्हाई वुड इंडियंस बी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ देयर आर्मी? वही बात है ना, तो जबरन जो है उनको पकड़ पकड़ के ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। उसी के साथ बच्चों इस टाइम पे फूड शॉर्टेजेस हो रही थी, सप्लाई जो है खाने की कम थी, एंड मार्केट में फूड शॉर्टेजेस थी। फूड शॉर्टेजेस होने की वजह से जो प्राइसेस थे ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अलोंग विद दैट, सोने पे सुहागा, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसीज था, एपिडेमिक बच्चों, वो फैल जाता है इंडिया के अंदर। तो इस सारी की सारी परेशानियां जो है हमको झेलनी पड़ रही थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। नाउ एक मसीहा की तरह बच्चों हमारे देश में इस टाइम एंट्री लेते हैं महात्मा गांधी जी, और सारे इंडियंस गा रहे हैं कि तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। क्योंकि बच्चों इस टाइम पर हो क्या रहा था, गांधी जी अपनी वकालत वगैरह करके और उसके बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ लड़के इंडिया में आ गए हैं, और अब वो डिटर्मिन्ड है कि अब वो अपने देश के लिए भी लड़ेंगे उसी सेम तरीके से। सबसे पहले वो अपना आइडिया जो है सत्याग्रह का, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गांधी जी इंडिया वापस लौटते हैं 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहां पर सबसे पहले वो सत्याग्रह का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चों सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? मतलब इसको थोड़ा ब्रेक करो, ठीक है, 2 शब्दों में डिवाइड होगा। सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह मतलब टू होल्ड इट फर्म, यानी कि सच को बनाए रखना। बेसिकली यहां पर गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर आप सच्चे हो और आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, इफ योर कॉज इज ट्रू, ठीक है, आप जिस चीज, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो
और अगर आपको जो इंसान परेशान कर रहा है वो अनजस्ट है, वो अन्याय आपके साथ कर रहा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, आप अगर सच्चे हो तो आपको फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए ऐसे नहीं है कि हाँ तेरे को बताता हूं मार के, नहीं, मारना पीटना नहीं है, वायलेंस का बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ उसकी अंतरात्मा को परसुएड करना है, उसकी जो कॉन्शियंस है ऑपरेसर की उसको परसुएड करना है और उसको ये बताना है कि भाई तू गलत है, ठीक है, बिना वायलेंस का इस्तेमाल करें। जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी कि वो गलत है तो अपने आप वो अपना ये जो अन्याय कर रहा है वो छोड़ देगा, ठीक है। सो बिल्कुल नॉन वायलेंस की यहां पर वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी इफ योर कॉज इज ट्रू, इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स इज अननेसेसरी एंड सिर्फ जो ऑपरेसर है उसकी कॉन्शियंस को आपको अपील करना है और टिल द टाइम वो रियलाइज करेगा कि हाँ वो गलत है तो बस प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए सत्याग्रह का आइडिया लेकर आते हैं और सबसे पहले बच्चों 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने सत्याग्रह के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1917 में सबसे पहले बच्चों वो चंपारण जाते हैं जहां पर बहुत से हमारे जो पेजेंट्स होते हैं वो प्लांटेशन सिस्टम, जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है उससे काफी परेशान होते हैं, तो उस प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह लड़ते हैं। उसके बाद 1917 में ही वो जो है गुजरात के खेड़ा जाते हैं और खेड़ा के अंदर जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पर फसलें खराब हो गई होती हैं और उनको रेवेन्यू डिमांड भरनी पड़ रही होती है, तो इन पेजेंट्स के सपोर्ट में वो सत्याग्रह लड़ते हैं। इसके बाद 1918 के अंदर वो अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात के अंदर ही है अहमदाबाद, और यहां पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, जो कॉटन फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे, उनके सपोर्ट में जो है वो यहां पर बच्चों सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 सत्याग्रह के जो वो छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हैं इनको याद रखिएगा, कहां पर करे थे, किस चीज के लिए करे थे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड ऑल्सो द ईयर, ओके। और ये बिल्कुल करेक्ट ईयर है, पिछली वाली एनसीईआरटी पे मत चले जाना। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। बच्चों यहां पर ब्रिटिशर्स अपना एक और दांव खेलते हैं, रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं 1919 के अंदर। अब क्या थी ये रॉलेट एक्ट, किस बला का नाम है? तो हम लोग देखते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ही जल्दबाजी में जो है रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है, विच अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। मतलब किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को अब उठा लिया जाएगा और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा अगले 2 साल तक, और 2 साल तक उसको आराम से बंदी बनाकर आप रख सकते हो। अब गांधी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हरकत है ना, ऐसे कैसे किसी को भी उठा लोगे। तो बच्चों यहां पर एक तरीके से इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं, बट दोनों ही साइड में हम यहां से लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स हम पे हमला कर रहे हैं, हम उन पे हमला कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खून खराबा यहां पर हो रहा था। उसी के बाद यहां पर हो जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो सभी को पता है अबाउट दिस इनफेमस इंसिडेंट। इनफेमस मैं इसलिए बोल रही हूं बिकॉज इट इज फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है, वहां पर लोग बैसाखी का फेयर भी अटेंड करने आए थे और कुछ लोग वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतने में ही वहां पे जनरल डायर घुस जाते हैं। उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है, मिलिट्री का शासन लगा हुआ था वहां पर, और जनरल डायर घुसते हैं, एग्जिट गेट्स को ब्लॉक कर लेते हैं और लोगों पर गोलियां दागनी चालू कर देते हैं। और बच्चों यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया जाता है और बाद में वो बताते हैं कि आई जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। मैं जो है एक डर क्रिएट करना चाहता था सत्याग्रहियों के दिमाग में कि अगली बारी से कोशिश मत करना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी करने की। तो यहां पर बच्चों जनरल डायर ये हरकत करते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी को लगा कि अब जो है क्या हो रहा है, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हमको लॉन्च करनी पड़ेगी क्योंकि अंग्रेज तो मानने वाले हैं नहीं। तो बच्चों गांधी जी यहां पर डिसाइड करते हैं टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां पर अब नेक्स्ट चीज है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को लाने की बात। तो अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों का शासन भारतीयों पे इस वजह से चल रहा है क्योंकि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। उन लोगों ने स्कूल खोले, हम स्कूल जाते हैं, उनकी नौकरियां हैं सरकारी, हम वो नौकरी करते हैं, है ना, हर चीज जो वो कपड़े बेच रहे हैं हम वो कपड़े खरीद के पहनते हैं, हर तरीके से हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करना छोड़ देंगे, अगर हम उनका सहयोग करना छोड़ देंगे तो विद इन अ सिंगल ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उनका शासन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने लिखी थी और बच्चों सेम उसी चीज को सुनकर यहां पर लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बच्चों गांधी जी इस आइडिया को लेकर आते हैं और इसी के बाद वो ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को इस मूवमेंट के अंदर सिर्फ हिंदू लोग नहीं चाहिए, मुझे हिंदूज के साथ साथ मुसलमान भी चाहिए। तो यहां पर वो पिक करते हैं खिलाफत इशू को। यहां पर बच्चों एक और चीज है खिलाफत इशू, ठीक है। खिलाफत इशू के बारे में मैं आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऑटोमैन टर्की जो है, ऑटोमैन एम्पायर जो है वो हार जाता है। इसी वजह से एक तरीके से एक रूमर उड़ने लगता है, एक अफवाह उड़ने लगती है कि जो ऑटोमैन एम्परर हैं, यानी कि जो खलीफा हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड के एक तरीके से लीडर माने जाते हैं, उन पर एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी लगने वाली है। एंड बच्चों इसी वजह से जितने भी मुस्लिम्स थे वो काफी ज्यादा उसमें थे कि हम ये हार्श पीस ट्रीटी नहीं लगने देंगे खलीफा के ऊपर, ठीक है। तो इसी चीज को गांधी जी भी पिक करते हैं, इस इशू को वो उठाते हैं। एंड सभी जो मुस्लिम्स हैं वो एक तरीके से खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और गांधी जी भी इसी इशू को पिक करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग मुस्लिम्स विद द हिंदूज। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो कांग्रेस पार्टी के लोग मान नहीं रहे होते कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, हम लोग खिलाफत इशू को साथ में नहीं लेंगे। बट फाइनली हम लोग देखते हैं कि जनवरी 1921 में, मतलब उससे पहले ही एक नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, 1920 के अंदर, वहां पर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और फिर 1921 में, जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू हो जाती है। कहां कहां ये मूवमेंट होती है फटाफट से समझिए। देखिए सबसे पहले मूवमेंट होती है टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर। शहरों के अंदर बच्चे जो है स्कूल को छोड़कर आ जाते हैं। वाह, बच्चों के तो मतलब मजे आ गए, है ना। बच्चे कहते नहीं अब हम नहीं जाएंगे सरकारी स्कूल, क्योंकि हमें कोऑपरेट नहीं करना है। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, लॉयर्स जो हैं अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़कर आ जाते हैं। उसी के साथ बच्चों काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाता है। और लेकिन एक जगह पे काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करे जाते, वो थे मद्रास के अंदर। और मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी वो कहती है नहीं, मैं बॉयकॉट नहीं करूंगी, मैं बहिष्कार नहीं करूंगी काउंसिल इलेक्शंस का, आई विल टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। व्हाई? बिकॉज जस्टिस पार्टी वाज अ पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। जस्टिस पार्टी के अंदर नॉन ब्राह्मण्स थे जिनको आज तक पावर नहीं मिली थी, सो दे वांटेड पावर, ठीक है, इसलिए वो बॉयकॉट नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा हर कोई बच्चों बॉयकॉट कर रहा था इलेक्शंस को। साथ ही में उनका जो ब्रिटिशर्स का जो बाहर से कपड़ा आ रहा था, ठीक है, उनकी फैक्ट्री से बन के उसको हम लोग बॉन फायर्स में जलाने लग गए। साथ ही में हमने मतलब मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, सबने रिफ्यूज कर दिया कि ना तो हम पैसा लगाएंगे इनके ट्रेड के साथ में, ना हम इनको कोई पैसा देंगे। तो हर एक एक्टिविटी को हमने बॉयकॉट करना चालू कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि बच्चों उल्टा पड़ गया ये हम पे। अब हुआ क्या, हम लोगों ने उनके कपड़ों को तो जला डाला था। खादी हम पहनने की बात कर रहे थे, लेकिन खादी बहुत एक्सपेंसिव होती थी, जो सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते थे, बेचारा गरीब क्या करेगा, ठीक है। तो यहां पर खादी को बॉयकॉट तो करा, लेकिन खादी को बॉयकॉट नहीं, उनके कपड़े को बॉयकॉट तो करा, खादी को पहनना तो चालू करा। बट खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव, इट कुड ओनली बी अफोर्डेड बाय द रिच पीपल, नॉट बाय एनीवन एल्स। तो फिर हमें वापस उनके कपड़े खरीदने ही पड़े। उसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो स्कूल छोड़ाए थे, कॉलेज छोड़ाए थे, नौकरियां छोड़ाए थे, उनको फिर पता चलता है कोई भी ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं। कहां पढ़ाई करेंगे जाके, कहां कामकाज करेंगे, कहां से पैसा आएगा। सो दे हैड टू गो बैक टू दोज इंस्टीट्यूशंस। कोई दूसरा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं ना, उन्हीं के इंस्टीट्यूशंस है। छोड़ तो आए थे गुस्से में, लेकिन वापस जाना पड़ा, लौट के बुद्धू घर को आए वापस, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने बहुत कोशिशें तो करी, बट हाँ वही चीज है कि नाकाम हो गई। उसी के बाद रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब जो गांव वगैरह वाला इलाका है वहां पर भी जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैलने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं अवध की। अवध के अंदर बच्चों एक पेसेंट मूवमेंट फैलती है, जहां के लीडर बन जाते हैं बाबा रामचंद्र। यहाँ पर जो पेसेंट्स थे, जो किसान थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो उनसे बेगार कराया जाता था, मतलब जबरन काम कराया जाता था विदाउट एनी पेमेंट। उसी के साथ साथ उनको जो है काफी ज्यादा रेवेन्यू डिमांड पे करना पड़ता था टू द लैंड ओनर्स, ठीक है। अब वो काफी ज्यादा परेशान थे, वो कहते थे कि एक तो इन लैंड ओनर्स को बॉयकॉट करो, रेवेन्यू डिमांड हम पे नहीं करेंगे, बेगार को भी हटाओ। तो ये सारी चीजों की वो डिमांड कर रहे थे। एंड इसी के बाद यहाँ पर एक अवध किसान सभा भी, औध किसान सभा बेसिकली, जिसको अवध औध वही सेम बात है, औध किसान सभा यहाँ पर बनाई जाती है। और जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं, और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर, मतलब और भी दूसरे लीडर्स थे, इन्होंने इस सभा को बनाया, ठीक है। लेकिन बच्चों एंड में काफी वायलेंट हो जाता है यहाँ पर भी सब कुछ। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर एक तरीके से वी विल टॉक अबाउट द गुरेला मूवमेंट। और गुरेला मूवमेंट हो रही थी। गुरेला मूवमेंट के अंदर मैं बात करती हूँ यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट, आंध्र प्रदेश के अंदर एक गुरेला मूवमेंट चालू होती है, जहां पर लोग जो हैं बच्चों क्या परेशान थे, ट्राइबल लोग, दे वर वेरी वेरी, मैं बोल सकती हूँ वो बहुत ज्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया पे बैन लगा देते हैं, जहां पर वो ट्राइबल बेचारा बचपन से रहा है, उसका घर बार है, हर चीज है, जहां से वो मतलब जंगल वगैरह के अंदर जाना चाहता है, नहीं, मना कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको कि यू कैन नॉट गो टू द फॉरेस्ट एरियाज। अब बच्चों इसी बात से वो ट्राइबल लोग काफी ज्यादा
निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक गुरेला मूवमेंट फैलने लगती है जहाँ पर वो छुप छुप के वार कर रहे थे, और इसी के साथ अलूरी सीताराम राजू इनके लीडर थे। अलूरी सीताराम राजू ऐसा क्लेम करते थे कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं, वो भविष्यवाणियां कर सकते हैं, लोगों को जो है वो हील कर सकते हैं और बुलेट शॉट सर्वाइव कर सकते हैं, और इस तरीके से बच्चों को एक फोक हीरो भी बन जाते हैं। अल्टीमेटली वो ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी की मैं हर बात मानता हूं, खादी पहनो, गिव अप ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट आई डोंट बिलीव इन इज नॉन वायलेंस। पर वो वायलेंस में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर भी माहौल जो है पूरा वेवी हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी बच्चों हम लोग देखते हैं कि लोग जो है लड़ने लग जाते हैं। किसके साथ में लड़ने लग जाते हैं? ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ने लग जाते हैं, ऑफिसर्स के साथ में लड़ने लग जाते हैं। अल्टीमेटली अलूरी सीताराम राजू की भी डेथ हो जाती है। सो दिस डज नॉट एंड वेल। हर जगह आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, एंड होती चली जा रही हैं चीजें, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये हमने कहानी देखी गोदेव हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की, और इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं लास्ट यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन के अंदर स्वराज इन द प्लांटेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो बहुत से हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे जो कि चाय के बागानों में, बड़ी बड़ी प्लांटेशंस में काम करते थे। अब हुआ क्या, वहां पर बच्चों एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लग रखा था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पे सवाल आ सकता है, ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था ये था क्या? तो ध्यान से सुनिए, इस एक्ट के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर अपने प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अगर उसे बाहर जाना है तो उसको ब्रिटिश ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी, और ये परमिशन उसको आसानी से मिलती नहीं थी। तो जिस वजह से आपको पूरे दिन बस काम करते रहो वहीं पे, आपके वर्क प्लेस पे आपको पूरा दिन बस काम करते रहना है, उसी फील्ड के अंदर रहना है, क्योंकि बाहर जाने की तो परमिशन ही नहीं मिल रही है। लेकिन जब इन लोगों ने सुना कि गांधी राज आने वाला है, तो इनको ना ऐसे रूमर्स उड़ने लगे कि हाँ इनको ना अब अपने गांव में जो है जमीनें मिलने वाली हैं। तो ये लोग जो है ब्रिटिश अथॉरिटीज को चकमा दे देकर भागने लगे। कुछ भी सच नहीं था, सिर्फ अफवाहें थी। और उन अफवाहों में आकर ये जो है बच्चों चकमा देकर भागने तो लगते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते में ही इनको रोक लिया जाता है पुलिस द्वारा और फिर पीटा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यार, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रेजिस्ट, कोऑपरेट ना करने का, असहयोग आंदोलन में पूरे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बिगड़ गई है, वायलेंट हो जाती है इंडिया के अंदर, और चौरी चौरा केस इसी में हो जाता है। जिसके बाद गांधी जी बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। ठीक है, फुल स्टॉप लग जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। किसके बाद? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। गांधी जी कहते हैं पहले सत्याग्रही को ढंग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी इन लोगों को मैं अब कुछ आगे लेकर जाऊंगा किसी मूवमेंट में। चलिए, इसके बाद बच्चों अब ज्यादा टाइम लगता नहीं है उनको। ठीक है, बीच में क्या क्या हो जाता है, बीच में हम लोग देखते हैं सीआर दास मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी बना देते हैं। वो कहते हैं कि हमें वापस जाना है काउंसिल इलेक्शंस में। उसी के साथ साइमन कमीशन की भी यहाँ पर कहानी आती है। तो ब्रिटेन के अंदर एक नई जो सरकार आई होती है, वो एक साइमन कमीशन लॉर्ड साइमन के तहत इंडिया भेजती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए। लेकिन उस पूरी कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आती है तो लोग जो है गो बैक साइमन के नारे लगाने लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों की यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। मतलब कि हमें पूरे तरीके से अब आजादी चाहिए। हम ऐसे तुम्हारी ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना कि आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज सजेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इनके बहकावे में नहीं आने वाले। वी वांट फुल फ्रीडम। एंड वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाली जो 26 जनवरी होने वाला है 1950, दैट विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे, जब हम सभी लोग मिलेंगे और सभी लोग एक कसम खाएंगे, प्लेज लेंगे कि अब हम पूरे आजादी के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो बीच बीच में होता है। एंड इसके बाद बच्चों गांधी जी ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वो लेकर आ जाते हैं अपनी एक और मूवमेंट जो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन कैसे आई वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे चालू हुई वो, जरा उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी लाइन समझ लेते हैं। देखो, हम लोग देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी जो है 31 जनवरी 1930 गांधी जी जो है एक लेटर, एक चिट्ठी लिखकर भेजते हैं वाइसरॉय इरविन को। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हेड थे वाइसरॉय इरविन, उनको एक चिट्ठी लिखकर गांधी जी भेजते हैं, जहां पर वो कुछ डिमांड्स लिखते हैं, जहां पर वो कुछ 11 डिमांड्स करते हैं। अब इन 11 डिमांड्स में कुछ डिमांड्स कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए थी कि फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, ट्रेडर्स के लिए। कुछ डिमांड्स जेनेरिक थी कि सभी के लिए। लेकिन एक ऐसी डिमांड थी जो कि सबका दिल दहला देगी, और वो डिमांड थी टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब चल क्या रहा था सिनेरियो, जरा इसको भी समझो। उस टाइम पे बच्चों नमक, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी माना जाता है, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। मोनोपोली का मतलब ये था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक प्रोड्यूस कर सकती है। प्रोड्यूस भी करेगी वही और बेचेगी भी वही। ठीक है, चलो ठीक है, बनाओ बेचो, लेकिन उसी नमक पर इन्होंने टैक्स भी लगा दिया। अब गांधी जी को दिक्कत इस बात से थी कि आपकी जो मोनोपोली है, टैक्स है, जरा सोचो कि कितनी गलत चीज है, क्योंकि नमक एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटी है जो अमीर गरीब हर कोई कंज्यूम करता है।
एंड आपने उस एसेंशियल कमोडिटी पे इतना सारा टैक्स लगा दिया है। अब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता ना। तो गांधी जी यही बताना चाहते थे कि दिस इज द मोस्ट ऑप्रेसिव साइड ऑफ द ब्रिटिश रूल, दिस टैक्स ऑन सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उनका डिमांड था टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी का लेटर एक अल्टीमेटम था कि भाई अगर हमारी 11 मार्च तक की डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो हम लोग एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। लेकिन इरविन जी की तो मतलब समझ में ही नहीं आ रही थी बात। वो कह रहे हाँ कर लो, जो करना है कर लो। इरविन जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और गांधी जी ने यहां पर उनके घोस्ट करने के बाद में गांधी जी ने क्या करा बच्चों, उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 6 अप्रैल को वो जो है बच्चों डांडी पहुंच जाते हैं, लेकिन कहां से, साबरमती से लेकर, साबरमती जहां उनका आश्रम था वहां से लेकर वो जो है डांडी की तरफ चल पड़ते हैं अपने वॉलंटियर्स को लेकर, जो कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि वो जो है साबरमती से डांडी पहुंचते हैं। डांडी एक कोस्टल टाउन था गुजरात का। समुद्र का पानी लेते हैं, उसको जो है बॉयल करते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉयल करने से क्या होता है, पानी को, पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे रह जाता है नमक, और वो बना देते हैं नमक। तो एक तरीके से बच्चों गांधी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर डिफाइंग द ब्रिटिश, दे आर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यहाँ पे नमक सिर्फ वही बनाते थे, उनके पास मोनोपोली थी, तो इन्होंने उनका लॉ ही तोड़ दिया, सॉल्ट लॉ को ही अबॉलिश कर दिया बाय मेकिंग सॉल्ट, है ना। और गांधी जी की इसी चीज को देखकर बहुत से लोगों ने वही नमक बनाना चालू कर दिया कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, आओ हम भी नमक बना देंगे। और बच्चों इसी तरीके से लोग जो है टैक्सेस देने से मना कर देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर फॉरेस्ट जो लॉ बना होता है कि आप घुस नहीं सकते फॉरेस्ट एरिया में, उसको तोड़ तोड़ के घुसने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें जो है लोग चालू कर देते हैं, बिकॉज नाउ अभी तक क्या था कि कोऑपरेट मत करो, उनका सहयोग मत दो, लेकिन अभी क्या है, कोऑपरेट तो नहीं करना है, साथ में उनके कानूनों के खिलाफ भी जाना है, उनके लॉज को भी डिफाई करना है। एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम लोग देखते हैं बच्चों क्या क्या फीचर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन बट आल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉज। अब हम कोऑपरेट तो अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन अलग से एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो गया है कि अब हम कॉलोनियल लॉज, कॉलोनियल कानून जो है उसको तोड़ेंगे भी। उसी के साथ फॉरेन क्लॉथ को भी जो है यहाँ पे बहिष्कार उसका करा जा रहा था, लोग यूज नहीं कर रहे थे। देवर पिकेटिंग लिकर शॉप्स, जो शराब की दुकानें हैं वहां पे पिकेटिंग चल रही थी। पिकेटिंग का क्या मतलब है, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जहां पे एंट्री गेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, घुसने नहीं देंगे किसी को, एंट्री गेट को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं, दैट इज पिकेटिंग। उसी के साथ पेजेंट्स जो है वो रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, चौकीदारी टैक्सेस नहीं भर रहे थे, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, विलेज ऑफिशियल्स, ये सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, ऑफिसेज नहीं जा रहे थे। तो इस तरीके से बच्चों वो सब नॉन कोऑपरेशन भी चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस भी आ गया कि कानूनों को तोड़ा भी जा रहा है। चलिए इसके बाद बात आती है कि किस किस ने इस सिविल डिसोबीडियंस में जोर से, मतलब बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो देखो यार, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रिच पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो हमारे बड़े रईस पेजेंट्स थे, लेकिन हुआ क्या था, ट्रेड डिप्रेशन के कारण इनकी इनकम कम हो गई थी और ये ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू डिमांड भर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सा लिया इस उम्मीद में कि भाई कल को सिविल डिसोबीडियंस के बाद शायद ये जो रेवेन्यू डिमांड है ना ये माफ हो जाएगी और हमें नहीं भरना पड़ेगा रेवेन्यू। लेकिन क्या होता है अंत में, कुछ होता नहीं है, रेवेन्यू डिमांड तो कोई रेट्स रिवाइज ही नहीं होते और सिविल डिसोबीडियंस भी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद जो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पुअर पेजेंट्स थे वो भी हिस्सा लेते हैं, बट इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं लेते। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस वाज लेड बाय कांग्रेस एंड कांग्रेस पार्टी और रिच पेजेंट्स वर फ्रेंड्स, और पुअर पेजेंट्स कहीं ना कहीं, पुअर पेजेंट्स ब्रिटिशर्स से भी एक्सप्लॉइटेड थे और रिच पेजेंट से भी एक्सप्लॉइटेड थे। तो भाई मेरा दुश्मन वहां पे अगर कांग्रेस के साथ मिला हुआ है तो मैं क्यों ही हिस्सा लूंगा, है ना। तो ये वाली बात थी। पुअर पेजेंट्स बेचारे बहुत परेशान थे, लेकिन उनको किराया भी भरना पड़ता था इन रिच पेजेंट्स का, उसी के साथ उनको ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू भी पे करना पड़ता था। दैट इज द रीजन कि उन्होंने इतना ज्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, बट हाँ करा। साथ ही में बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ये लोग भी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये चाहते थे कि इंपोर्ट्स जो हैं इंडिया में कम से कम आए, हम जो है हमें इंसेंटिव मिले ताकि हम और भी ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर सकें, हमारा सामान बिके। ठीक है, एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है जिससे इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये लोग इस उम्मीद में हिस्सा लेते हैं। उसी के साथ हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बट उतना ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट से भी परेशान है और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कांग्रेस के नजदीक है।
इसी वजह से वर्किंग क्लास भी उतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही, बट हाँ हिस्सा ले रही है। साथ ही में एक और कैटेगरी थी महिलाओं की, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ज्यादा तादाद में हिस्सा लिया। वो जो है बच्चों एक तरीके से लिकर शॉप्स को पिकेट कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, बहुत महिलाएं जेल भी गई हैं। लेकिन यहाँ पे गांधी जी और हर कोई वही समझता था कि महिलाओं का आज भी रोल वही है कि उनको घर पे रह के अपने पति का, सास ससुर का, बच्चों का ख्याल रखना है। दैट इज द रोल ऑफ अ वुमेन। तो ऑल्दो विमेन पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स, बट स्टिल सोशल जो रोल है उनका, उसमें कोई इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये 5 ग्रुप्स थे बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है सिविल डिसोबीडियंस में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। अच्छे से पढ़ लेना, 5 के 5 कैटेगरीज आपको लिखनी पड़ेंगी और क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट करा। हर किसी का जो स्वराज का मीनिंग था कि मेरे लिए आजादी क्या है, वो डिफरेंट थी, है ना। कोई चाहता है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए आजादी तब आएगी जब रिवेन्यू डिमांड कम हो जाए। कोई चाहता है मेरे लिए आजादी तब आएगी जब मेरे से किराया मेरा माफ हो जाए। कोई कह रहा है कि मेरे लिए आजादी तब आएगी जब इंपोर्ट्स आने खत्म हो जाए। इस तरीके से हर किसी के लिए जो है आजादी की डेफिनेशन अलग थी। हर किसी के लिए अपने अलग अलग रीजंस थे कि व्हाई दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। नाउ What were the limitations of the civil disobedience movement? एक और यहाँ पे चीज आती है कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों 2 चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बेसिकली हमारे दलित्स, एक ग्रुप है दलित्स और एक ग्रुप है हमारे मुस्लिम्स। ये जो 2 ग्रुप्स थे, इन्होंने जो है बिल्कुल हिस्सा, मतलब बहुत ही कम, वैसे तो मैं कहूंगी ना के बराबर, ठीक है, बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया सिविल डिसोबीडियंस में। ऐसा क्यों है? अब दलित्स क्यों परेशान थे बच्चों, मैं बताती हूँ। तो दलित्स एक तरीके से अपने आप को ऑप्रेस्ड क्लासेस जितनी थी, उन्होंने अपने आप को दलित्स नाम दे दिया। एंड देवर लाइक कि कहीं ना कहीं जो सनातनीज हैं, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो डोमिनेट करके बैठे हैं हमारे किसको, कांग्रेस को। एंड इसी वजह से दे स्टेड अवे फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसी के साथ B.R. अम्बेडकर यहाँ पे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं, बट गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। एंड गांधी जी बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, पर जनरल इलेक्टोरेट रहेगा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जनरल लोग रहेंगे, बट हम रिजर्वेशन दे सकते हैं दलित्स को। बच्चों गांधी जी इसी चीज की वजह से जब B.R. अम्बेडकर एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं, तो वो ना एक तरीके से फास्ट अनटू डेथ पे चले जाते हैं कि मैं तब तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं जब तक आप मेरी, मतलब ये चीज विड्रॉ नहीं कर लेते, बिकॉज आई डू नॉट वांट दिस। तो फाइनली B.R. अम्बेडकर उनकी बात मानते हैं एंड एक जनरल इलेक्टोरेट के बारे में डिसाइड किया जाता है, जहां पर रिजर्वेशन दी जाएगी दलित्स को। अभी किसी को अगर प्रॉब्लम है ये समझने में, मैं एक और बारी ढंग से समझा देती हूँ। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी जहां पे सारे वोटर्स भी दलित होंगे और जिस लीडर को चुना जाएगा वो भी दलित रहेगा। बट गांधी जी क्या कह रहे थे कि इससे ना देश में बंटवारा हो जाएगा, देश में एक तरीके से विभाजन क्रिएट हो जाएगा। और गांधी जी का ये मानना था कि वोटर्स जो है वो सारे जनरल पब्लिक रहनी चाहिए, कि जो भी उस एरिया में रह रहे हैं, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, वो रहने चाहिए, लेकिन दलित्स की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी बोल रहे थे, पूना पैक्ट इन दोनों के बीच में साइन हो जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स ने नॉन कोऑपरेशन में तो हिस्सा लिया था क्योंकि खिलाफत इशू को हमने जो है मिला लिया था, लेकिन अभी बच्चों मुस्लिम्स क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू महासभा के साथ एसोसिएट हो रही हैं, एंड उसके बाद एक तरीके से ये भी डिमांड करते हैं कि हमें जो है ना सेंट्रल असेंबली में सीट्स दो, जितने मुस्लिम्स के डोमिनेटेड एरियाज में पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट दो। लेकिन इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद से मुस्लिम्स बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं बच्चों कांग्रेस पार्टी से भी और बाकी लोगों से भी। एंड देवर लाइक, उनको ये टेंशन थी कि इंडिया अगर आजाद हो जाएगी तो मुस्लिम्स तो एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे और क्या हमारा स्टेटस होगा इस इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर। सो दे वर वरीड अबाउट दैट एंड दैट इज द रीजन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। ऑलराइट, इसी के बाद बच्चों हम लोग देखते हैं यहां पर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लास्ट चीज है इस चैप्टर की, लास्ट टॉपिक है, फटाफट से समझिए। अब बच्चों देखो, देश तो बन जाएगा, देश एक समय पे जाके आजाद भी हो जाएगा, लेकिन उस देश के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आप कैसे लेकर आओगे कि हर कोई बोले कि आई एम इंडियन, है ना। सबके बीच में एक एकता होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए कि वी ऑल आर इंडियंस, वी बिलोंग टू द सेम कंट्री, ये हमारी मातृभूमि है। तो वो एक कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे। सबसे पहली चीज है फिगर्स और इमेजेस का इस्तेमाल करना। हम लोग देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बच्चों, वो वंदे मातरम गाना लिखते हैं और उसी के साथ वो जो है भारत माता को क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन में। भारत माता की पहली पेंटिंग पेंट करी थी अवनिंद्रनाथ टैगोर ने, और एक तरीके से बच्चों भारत माता कोई असली में कोई लेडी नहीं है, बट शी सिंबलाइजेस द नेशन, देश को सिंबलाइज करती हुई एक
लेडी बनाई है, ताकि लोग जैसे ही भारत माता को देखे तो उनके अंदर वो पेट्रियोटिक फीलिंग आ जाए। इसी तरीके से गाने लिखे जा रहे थे, पेंटिंग्स बनाई जा रही थी भारत माता की, मतलब फिगर्स, इमेजेस का यूज करा जा रहा था। उसी के साथ बच्चों इंडियन फोकलोर को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही थी। हमारा जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक गीत है, लोक कथाएं हैं, ठीक है, फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इन सभी चीजों को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर ये कोशिश बंगाल के अंदर करते हैं और नेताशा शास्त्री यही कोशिश मद्रास के अंदर करते हैं। तीसरी चीज आती है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को बनाया जाता है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट थी बंगाल के अंदर, वहां पर एक नेशनल फ्लैग, एक ट्राई कलर बनाया जाता है। उसमें 8 कमल के फूल थे, लोटसेस थे, विच रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और एक क्रेसेंट ऐसे मून था, ठीक है, ऐसे वाला मून, क्रेसेंट मून था, जो कि सिंबलाइज करता था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। उसी के साथ एक और झंडा जो है बनाया जाता है गांधी जी द्वारा, जिसको स्वराज फ्लैग बोला जाता है। अब ये जो स्वराज फ्लैग था उसके बीच में वो भी ट्राई कलर था और उसके बीच में एक चरखा बना हुआ था। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द करंट फ्लैग, बट उसके बीच में क्या था, चरखा था। चरखा सिंबलाइज करता था गांधी जी के आइडिया जो था सेल्फ हेल्प का। उसको सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होना, कि हमें देश में सब प्रोडक्शन करनी है सामान की, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना, वो वाली चीज, उस आइडियल को रिप्रेजेंट करता था। उसी के साथ लास्ट यहाँ पे चीज जो करेगी, दैट वाज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमारा जो इतिहास रहा है उसको फिर से समझने की कोशिश करी जा रही थी, फिर से री इंटरप्रेट करने की कोशिश करी जा रही थी। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारा जो इतिहास रहा है भारत देश का, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर देखो, ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने ना हमको ऐसे बताया कि इंडियंस ना काफी प्रिमिटिव हैं, पुरानी सोच के हैं, बहुत ही गंवार हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, और इसी तरीके से वो अपने शासन को जस्टिफाई किया करते थे। बट फिर बच्चों हम लोग देखने लग गए हमारे हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को, एंड हमने पास्ट में क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं उनको एनालाइज करने लगे, एंड उससे हमें एक फिर से सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर वापस आया कि यार हम जो इंडियंस है ना, वी हैव ऑल्सो डन ग्रेट थिंग्स इन द पास्ट, एंड हम इतने भी बेकार नहीं है जितना हमें अंग्रेज बता रहे हैं, बल्कि वी आर मच मोर, है ना, हम बहुत ही ज्यादा, हमारा इतिहास काफी गोल्डन पीरियड एक रहा है, एंड इन ब्रिटिशर्स ने आगे हमारे साथ गलत करा है, तभी इंडिया जो है ऐसा हो गया है। तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं बच्चों अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना हमने चालू करा, और हिस्ट्री को एक तरीके से इंटरप्रेट करा, एंड समझा कि हमारा भी इतिहास काफी बढ़िया रहा है, एंड हमें जो है हमारे में कोई कमी नहीं है, वी आर केपेबल ऑफ गवर्निंग देम आवरसेल्व्स, एंड उसी राह में हम लोग आगे चल पड़े। तो इसी के साथ देखो हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होती है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट मी टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि कुछ आएगा। फटाफट से इन क्वेश्चंस पे नजर डाल लीजिए, इनको करे बिना एग्जाम देने मत चले जाना। देखो स्वराज फ्लैग पे सवाल जो है बार बार जो है सीबीएसई पूछता है बच्चों, स्वराज फ्लैग कौन सा था, गांधी जी ने जो डिजाइन करा था, जिसके बीच में एक चरखा था, ठीक है, स्पिनिंग व्हील था, which represented the Gandhian ideal of self help। याद रखिएगा, इस फ्लैग के फीचर्स लिखने आ जाएंगे। उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सभी के लिए नहीं, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन से डिफरेंट कैसे थी, इस आंसर को सपोर्ट करना। देखो नॉन कोऑपरेशन में वीवर, उसके आप फीचर्स लिख सकते हो, टाउन्स में हुई है वो 4-5 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने ये स्टेप्स लिए थे, हमने बॉयकॉट करा था इलेक्शंस को, हमने बॉयकॉट करा था फॉरेन क्लॉथ को, स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए, ये सब लिख सकते हो। बट सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, वी वर स्टिल बॉयकॉटिंग, वी वर स्टिल नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स, बट अलोंग विद दैट वी वर डिसोबेइंग द ब्रिटिश लॉज। अब हम कानूनों के खिलाफ जो है यहाँ पर कानूनों को तोड़ने लग गए थे, कानूनों के खिलाफ जाने लग गए थे, वो वाली चीज डिफरेंट थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्लांटेशन वर्कर्स आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। यहाँ पर आपको इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में लिखना होगा, किस तरीके से उनको ये अफवाह मिलती है कि गांधी राज आने वाला है, दे विल गेट लैंड इन देयर विलेजेस, और वो कैसे ब्रिटिश अथॉरिटीज को डिफाई करके भागने लगते हैं। ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू विल हैव टू राइट। साथ ही में व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहाँ पे रिच फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, है ना, हमारे वर्किंग क्लास विमेन, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे क्रिएट करी, दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर बच्चों, एंड इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। देखो एक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, एक ये डिफरेंट ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन करा, स्वराज फ्लैग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नेशनलिज्म। तो हमने ये जो लास्ट वाली चीजें पढ़ी है ना, ये वाली
कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, ये जो 4 पॉइंटर्स हैं ये आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। महात्मा गांधी जी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। बेसिकली यहाँ पर आपको बच्चों पूरी कहानी लिखनी है कि लेटर भेजा गया था, 11 डिमांड्स थी। मोस्ट स्टरिंग डिमांड वाज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, ठीक है, वो सारी चीजें, और कैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा था। All of those things you have to write. It's this is also very important. चलिए बच्चा बाटी, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन कवर करना है, बिकॉज ये जो चैप्टर था इसका मेजर पोर्शन तो हट गया है सिलेबस से, तो इतना सा ही पोर्शन आपके एग्जाम में आ रहा है। एंड एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा। यू हैव एन एज इन दिस चैप्टर कि आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हम सभी को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक रिलेटिवली नया फिनोमेना है, कि पिछले 50 सालों में ही ग्लोबलाइजेशन हुई है दुनिया भर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंशिएंट समय से ही, बहुत पहले से ही बच्चों, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड का फॉर्मेशन है ये होता चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि बहुत पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, यानी कि बहुत से लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ट्रेडर्स जो है, जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, प्रीस्ट, पंडित वगैरह हो गए, पिलग्रिम्स आपके तीर्थयात्री हो गए, ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्या करते थे, मूव किया करते थे। वाई? बट वाई? हो सकता है बच्चों कुछ लोग नॉलेज पाने के लिए मूव कर रहे हो सकता है कुछ लोग पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी कि तीर्थ यात्रा करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है परसिक्यूशन से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो पीपल यूज टू ट्रैवल, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ऐसा है कि जब कोई ट्रैवल करता है इंसान, तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें कैरी करके लेके जाता है। वो अपने साथ सामान भी लेके जा सकता है, पैसा भी लेके जा सकता है, अपनी जो वैल्यूज है, अब मैं जा रही हूँ तो मेरे अंदर जो वैल्यूज है मैं वो भी कैरी करके लेके जा रही हूँ, मेरा जो कल्चर है ना, वो सारी चीजें, स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, इन्वेंशंस है, जर्म्स, डिसीजेस तक लोग अपने साथ कैरी करके जाते थे। अब मैं अगर किसी कम्युनिकेबल डिसीज मेरे को कोई है, तो भाई मैं जहां जाऊंगी वहां के लोगों को भी मैं इन्फेक्ट कर दूंगी, वो वाली चीज भी है, ठीक है। तो जर्म्स और डिसीजेस भी लोग अपने साथ कैरी करके लेकर जाया करते थे, हर चीज, इन सभी चीजों को। ओके, सो यहां तक क्लियर हुआ कि एंशिएंट टाइम से ही जो है हमारा ये ग्लोबल वर्ल्ड फॉर्म होना चालू हो गया था, और बहुत से एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं यही इसी चीज के, कि लोग ट्रैवल करते थे और उसका इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, प्री मॉडर्न टाइम के ट्रेड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है थ्रू द सिल्क रूट। अब बच्चे सोचते हैं मैम सिल्क रूट मतलब सिल्क का बना हुआ रास्ता था क्या कोई? नहीं, ऐसा नहीं था बच्चों। सिल्क रूट का मतलब है वो सारे के सारे रूट्स ओवर लैंड, ओवर सी, जो कि कनेक्ट करते थे एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, और ट्रेड चलता था, ठीक है। बहुत सारे सामान का ट्रेड चलता था, जैसे कि इंडिया और चाइना वगैरह से पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, जो आपके मटके हैं, टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े हैं, मसाले हैं, ये सारी चीजें लेकर जाते थे इन रूट्स के थ्रू, कहां पे? यूरोप में। और यूरोप में पेमेंट मिलती थी थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर, तो प्रेशियस मेटल्स जो है, सोना चांदी, उसमें हमको पेमेंट मिला करती थी। तो इस तरीके से ये ट्रेड रूट्स जो हैं, इसके थ्रू ये ट्रेड चल रहा था, और ये कनेक्ट कर रहा था एशिया, यूरोप और नदर्न अफ्रीका को। ऑलराइट, उसके बाद बच्चों यहां पर एक और बात होती है कि सिल्क रूट्स के थ्रू बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मुस्लिम प्रीचर्स हैं, वो भी ट्रैवल करते हैं, और अपने धर्म को भी उन लोगों ने फैलाना चालू कर दिया था। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट बात आती है फूड ट्रैवल्स की। अब खाने का जो ओरिजिन है हमें पता नहीं है, हमें लगता है कि स्पेगेटी पास्ता जो है ना बिल्कुल इटली का है, बट बच्चों देखो होता क्या है, चाइना में जो नूडल्स बनती थी वही नूडल्स जब वेस्ट में मूव करती हैं, यूरोप साइड में वो नूडल्स जाती है, तो वही नूडल्स स्पेगेटी बन जाती हैं। उसी के साथ अगर पास्ता की मैं बात करूं, हर किसी को लगता है कि पास्ता एक इटालियन डिश है, हम लोग भी यही मानते हैं, लेकिन पास्ता को अरब ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस करा था इन द 5th सेंचुरी, ठीक है। 5th सेंचुरी में कहां पे? सिसिली में। और सिसिली कहां है? आज इटली में ही एक आइलैंड है, तो इसका ओरिजिन ट्रेस बैक कर सकते हैं हम लोग थ्रू दी अरब ट्रेडर्स। और बहुत सा आजकल ऐसा कॉमन फूड है जिसका ओरिजिन कहीं और को ही बिलोंग करता है, तो ये सारी बातें। फिर हम लोग देखते हैं कि इसी टाइम पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को भी डिस्कवर कर दिया। बच्चों जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे इट वाज अनडिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड का ये मतलब है कि एग्जिस्ट करता था बट लोग नहीं जानते थे कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका मिलता है, उनको वो डिस्कवर करते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, और वहां पर जो ओरिजिनली जो इनहैबिटेंट्स थे अमेरिका के अंदर, वो बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। कौन से थे वो क्रॉप्स? तो वहां के जो लोग थे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, चिली, स्वीट पोटैटो, ऐसे ऐसे सारे क्रॉप्स उगाया करते थे, जिसकी नॉलेज बाकी दुनिया को अभी तक नहीं थी। अब ये सारे क्रॉप्स फिर बाकी दुनिया वालों को पता चलते हैं, फिर लोग इन क्रॉप्स की खेती चालू करते हैं। और आलू, आलू एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा पसंद आ जाती है यूरोप के लोगों को। एंड यूरोप के जो पुअर पॉपुलेशन है वो तो आलू पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। एंड जब आलू था ना, मतलब आलू सस्ता भी होता था और आलू में न्यूट्रिशन भी होता था, पेट भी भर जाता था, तो यूरोप के पुअर जो लोग थे वो आलू इतना ज्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेटर हेल्थ भी उनकी हो जाती है, बेटर जीने लगते हैं, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो जाती है, और सस्ता भी होता है तो अफोर्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही में बच्चों, आयरलैंड के अंदर जो पुअर पेजेंट्स थे वो आलू पे इतने ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कि जब एक पोटैटो फेमाइन आता है, बिल्कुल फसलें खराब हो जाती हैं, तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बिकॉज दे वर दैट डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, कि पोटैटो नहीं मिल रहा तो मर जाते हैं इस वजह से। तो दैट इज हाउ पोटैटो कॉज्ड लाइफ एंड डेथ। बहुत से लोगों को जिंदगी भी प्रोवाइड करी, बेटर लिविंग कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड करी, और वहीं पे कुछ लोग जो कि आलू पे इतने ज्यादा निर्भर हो गए कि आलू की फसलें जब खराब होती तो वो मर भी जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ और डेथ भी रिजल्ट करता है आलू। कभी सोच सकते हो आप? नहीं, है ना। आगे देखिए, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कॉन्केस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, जो कि लास्ट टॉपिक है। कॉन्केस्ट का मतलब होता है जीत हासिल करना, डिसीज का मतलब होता है बीमारी, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अब हो क्या रहा था, हम लोग देखते हैं बच्चों की बहुत सा, जैसे एक रूट पता चल गया, सी रूट पता चल गया कि ये सी रूट एशिया तक जाता है, रूट पता चल गए अमेरिका तक, तो वर्ल्ड में ना नॉलेज फैल गई कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की नॉलेज मिल जाती है, रास्ते पता चल जाते हैं कि किस तरीके से कहाँ तक पहुंचना है। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो छोटा हो गया एक तरीके से, छोटा इन द सेंस वैसे नहीं छोटा हो गया लिटरली, वैसे उतना ही रहा, बट क्योंकि लोगों को नॉलेज मिल गई जो पहले नहीं थी कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है, कि ये भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, तो उस सेंस में छोटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों जब ये नॉलेज मिल जाती है लोगों को, तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी इंडियन ओशन के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रेड चलता रहता है। इट वाज नोन फॉर इट्स बस्लिंग ट्रेड। साथ ही में बहुत से लोग जो हैं वो एक तरीके से साउथ अमेरिका में जाके माइनिंग करने लगते हैं, वहां से प्रेशियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही बड़ा सा रूमर फैलता है अबाउट एल डोराडो। एल डोराडो ऐसे माना जाता था इट इज अ फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब पूरी सोने की नगरी है, और उसके चक्कर में लोग जो है अपने घरों से निकल पड़ते हैं, जहाज में चढ़ जाते हैं कि चलिए चलिए ढूंढेंगे एल डोराडो कहाँ है। ठीक है, शिप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, और निकल जाते हैं एक्सपीडिशंस पे कि कहाँ है एल डोराडो, चलिए ढूंढेंगे, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। उसी के साथ बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग डिसाइड करते हैं कि अब ना भाई अमेरिका पे कब्जा करने की जरूरत है, अमेरिका पे कब्जा करेंगे और उससे हमारी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कॉलोनाइज करने के चक्कर में अमेरिका को निकल पड़ते हैं। अब जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको पता है किसी फायर आर्म का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, जरूरत नहीं पड़ती उनको कि वो किसी हथियार का इस्तेमाल करें अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, क्योंकि बड़ी इजीली वो लोग अमेरिका को कॉलोनाइज कर लेते हैं। हाउ? इट वॉज थ्रू द डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स। बच्चों स्मॉल पॉक्स का जो डिसीज, जिसकी मैं अगर बात करूं, तो यूरोप के लोगों के अंदर तो इम्यूनिटी थी, उनको वो डिसीज बहुत पहले से हो रहा था, तो वो लोग, उनको होता था, वो ठीक हो जाते थे। बट जो अमेरिकन पॉपुलेशन थी, जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड से काफी ज्यादा आइसोलेटेड थे, अभी ना उनके अंदर स्मॉल पॉक्स को लेके कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो कोई ना कोई होगा जिसने वो जर्म अपने साथ कैरी करा होगा, और वो जो डिसीज है बच्चों पूरे के पूरे अमेरिका में फैल जाता है, और कम्युनिटीज जो है उस डिसीज से मर जाती हैं, बिकॉज दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। और इस तरीके से, इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तरीके से हमारे जो स्पेनिश और पोर्टुगीज लोग हैं ये इजिली कॉन्कर कर लेते हैं और कॉन्केस्ट अपना एस्टैब्लिश कर लेते हैं अमेरिका के ऊपर। ठीक है, सो इट वॉज नॉट ड्यू टू फायर आर्म्स एंड वेपन्स, इट वॉज ड्यू टू अ वेरी सिंपल डिसीज विच इज स्मॉल पॉक्स। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर देखते हैं बहुत से लोग इस टाइम पे यूरोप को छोड़ छोड़ के अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो हो क्या रहा था, यूरोप के अंदर गरीबी बहुत थी, हंगर से लोग जूझ रहे थे, खाना नहीं था, फूड शॉर्टेजेस थी, गरीबी थी। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए, भागने के लिए उनको लगा कि भाई अमेरिका एक नया नया डिस्कवर हुआ हुआ कॉन्टिनेंट है, वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, वहां चलते हैं। साथ ही में रिलीजियस डिसेंटर्स वर आल्सो परसिक्यूटेड। बहुत से धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े यूरोप में हो रहे थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी। रिलीजियस डिसेंटर यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एस्टैब्लिश्ड धार्मिक चीज के खिलाफ कुछ बोल दे, किसी एस्टैब्लिश्ड धार्मिक बिलीफ को ना माने, तो उसको सजा दी जाती थी। ठीक है, तो इस चीज से भी लोग भागना चाहते थे।
अलॉन्ग विद दैट क्राउडेड सिटीज, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी सिटीज के अंदर, उससे भी लोग छुटकारा पाना चाहते थे, भागना चाहते थे वहां से। एंड अलॉन्ग विद दैट डेडली डिसीजेस वर आल्सो वाइड स्प्रेड, बहुत सी खतरनाक सी बीमारियां फैल रखी थी। लोग कह रहे कि भाई यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, भागो भागो अमेरिका की तरफ चलो। तो इस तरीके से बच्चों लोग जो है यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज यहाँ पे हमको पता चलती है कि चाइना और इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद चाइना ने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि मैं अब कोई ट्रेड वेड नहीं करूंगा, मैं किसी कंट्री के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करूंगा। और उस टाइम पे फिर वर्ल्ड का जो ट्रेड सेंटर है वो वेस्टवर्ड्स मूव करता है, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है ये हो जाता है कंप्लीट। हाँ, इतना सा ही चैप्टर है। अब काम की बात यह है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको बता रही हूं और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज बच्चों, इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा तो वो आएगा सिल्क रूट के ऊपर। आपसे पूछा जा सकता है कि प्री मॉडर्न ट्रेड का एग्जाम्पल थे सिल्क रूट्स, बताओ कैसे। तो आपको वही 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ओवरलैंड ओवर सी रूट्स थे। दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड। कल्चरल लिंक्स जो एस्टैब्लिश हुई थी उस टाइम पे, किस किस कॉन्टिनेंट को लिंक करते थे, क्या सामान कहाँ जाता था, बदले में क्या मिलता था एज अ पेमेंट, ये सारी चीजें। क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, दे आल्सो ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है 4 से 5 पॉइंट्स आप इसमें लर्न कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ श्योर क्वेश्चन दैट इज गोना बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। उसी के साथ जो दूसरी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये वाली है, आयरलैंड के पुअरेस्ट पेजेंट्स वाली, पटेटो वाली। हम्बल पटेटो बोला करते थे। यूरोपियन पुअर बिगैन टू लिव बेटर, ईट बेटर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पटेटो। बट उसी के साथ हम देखते हैं आयरलैंड के पुअरेस्ट पेजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन द पटेटो कि जब पटेटो क्रॉप एक तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, तो वो लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। उसी के साथ अनदर क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग यू इज दिस क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वाला, कि किस तरीके से इन्होंने कॉन्केस्ट करा अमेरिका के ऊपर। तो आपको बताना है कि भाई इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ फायर आर्म्स, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज called smallpox, because the Americans had no immunity against the disease and it decimated, मतलब बहुत entire communities, बहुत सारी communities जो हैं मर जाती हैं इस डिसीज के कारण। सिंपल सी बातें हैं, लिखनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी बच्चों समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। चलिए बच्चों फटाफट से अपने लास्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, गौर फरमा लेते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। एंड फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी बयां करी जा रही है। तो यार आप लोग आजकल ये किताबें पढ़ रहे हो, है ना, बहुत से बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होगा, बहुत से बच्चों को, जैसे बचपन में हम लोग तो स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, बहुत सारी सिंड्रेला, रेड राइडिंग हुड, इतनी सारी हमने जो है स्टोरीज पढ़ी है। किताबें अभी पढ़ाई वाली भी पढ़नी होती है। तो ये जो सारी प्रिंटिंग प्रेस है ये क्या, कब आई, कैसे आई, क्या ओरिजिन था इसका, कहाँ ओरिजिनेट हुई, कहाँ से कहाँ आई, इंडिया में कैसे आई, यूरोप में कैसे आई। ठीक है, तो वो जो पूरी कहानी है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक कैसे प्रिंट यूरोप आता है, दूसरा कैसे प्रिंट कल्चर इंडिया आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट यूरोप। सबसे पहले बच्चों यूरोप से पहले भी देखो, यूरोप पहुंचने में किसका हाथ है, सबसे पहले चाइना का। चाइना के अंदर प्रिंट कल्चर डेवलप होता है। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना, जापान, कोरिया में डेवलप हुई थी। हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंदर अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करा गया था चाइना, जापान, कोरिया में। एंड यहां पर बच्चों क्या सिस्टम चलता था, हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम चलता था। हैंड प्रिंटिंग का मतलब होता था कि आप क्या लेते थे, वुड ब्लॉक्स लेते थे, वुड ब्लॉक को इंक में डिप करते थे, पेपर लेते थे, इंक में डिप करे हुए वुड ब्लॉक को पेपर के अगेंस्ट रब करते थे, तो वही वो इंक जो है पेपर पे छप जाती थी। लेकिन इससे दिक्कत ये होती थी कि पेपर क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, तो पीछे वाली साइड भी छप जाता था। ठीक है, तो एक ही साइड आप प्रिंट कर पाते थे, पीछे भी छप जाता था, फिर उसको हाथ से ऐसे सिल कर जो है किताब बना दी जाती थी। इस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है चालू होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है और भी इन्वेंशंस आते हैं इस प्रिंट टेक्नोलॉजी में। चाइना के अंदर ये प्रिंट टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम आने लगता है, तो यहाँ पर बुक्स वगैरह बहुत छपने लगती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए। साथ ही में जो बहुत ही हाई क्लास औरतें होती थी वो जो है किताबें पढ़ने लगती हैं। साथ ही में जो ट्रेडर्स थे वो भी अपने अकाउंट्स वगैरह लिखने लगते हैं। तो इस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। एंड शंघाई जो है वो हब बन जाता है न्यू प्रिंट कल्चर का इन चाइना। बच्चों धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है मूव करके आती है जापान में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जो आ रहे होते हैं अपना धर्म फैलाने के लिए, वो लोग जापान आते हैं और यहाँ पर वही जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जापान के अंदर सबसे पहली बुक कौन सी प्रिंट हुई थी, तो दैट वाज द बुद्धिस्ट डायमंड
सूत्रा। इट वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक दैट वाज प्रिंटेड। ऑलराइट, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं 11th सेंचुरी में चाइना का जो पेपर था ये तो ऑलरेडी यूरोप पहुंच गया था सिल्क रूट के जरिए। अभी अभी पढ़ा था ना सिल्क रूट, उसी सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर तो यूरोप पहुंच चुका था, लेकिन हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अभी भी उन लोगों के हाथ नहीं लगी थी, लेकिन अभी हाथ लग जाएगी, क्योंकि मार्को पोलो जो है, जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर हैं, जस्ट लाइक डोरा दी एक्सप्लोरर। डोरा दी एक्सप्लोरर थोड़ा छोटे लेवल पे हैं, ये थोड़े बड़े लेवल पे हैं। तो मार्को पोलो जो है बच्चों, वो एक तरीके से क्या करते थे, ही वाज एन एक्सप्लोरर एंड वो अलग अलग जगह पे जाते थे, रहते थे, वहां के कल्चर और सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, अकाउंट्स लिखते थे, अपने ट्रैवल अकाउंट्स। ओके, तो ही वाज अ ट्रैवल ब्लॉगर ऑफ दैट टाइम। नाउ यहां पर होता क्या है, मार्को पोलो बहुत ज्यादा समय चाइना में बिताते हैं, तो उनको चाइना की जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसका पता लग जाता है। तो 1295 में मार्को पोलो इटली वापस लौटते हैं चाइना से, एंड जो चाइना की प्रिंटिंग नॉलेज है वो अपने साथ लेकर जाते हैं और उस नॉलेज को वो इटली में इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ बच्चों प्रिंटिंग टेक्निक का पता चल जाता है यूरोप के लोगों को, और धीरे धीरे हैंड प्रिंटिंग वाली टेक्निक यूरोप में भी चालू हो जाती है। इटालियंस बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इटली के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया। सबसे पहले इटालियंस ने जो है वुड ब्लॉक के थ्रू बुक्स को प्रोड्यूस करना चालू करा। धीरे धीरे दूसरे यूरोपियन पार्ट्स में टेक्नोलॉजी फैल गई, और उसके बाद क्या होता है, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की प्रोडक्शन हो रही थी, बट इट कुड नेवर सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द बुक्स। बच्चों अभी भी देखो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आई है, हैंड प्रिंटिंग से हो रही है, बुक्स छप रही हैं, बट जो किताबों की डिमांड है ना मार्केट में, लोगों में, उस डिमांड को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत ज्यादा समय लगेगा हैंड प्रिंटिंग करने से, एक एक बुक छापने में इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव होता था, लेबोरियस होता था, बहुत सी लेबर की जरूरत पड़ती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था और बहुत टाइम लगता था। इस वजह से थोड़ी थोड़ी किताबें ही छप पाती थी और लोगों की डिमांड को ये किताबें पूरा नहीं कर पा रही थी, ये टेक्नोलॉजी पूरा नहीं कर पा रही थी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी, हाथ से लिखी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, ये फ्रेजाइल होती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल। फ्रेजाइल का मतलब है बहुत नाजुक है, फटफट सकती हैं, और वेरी ऑकवर्ड टू हैंडल, से ले लेके घूमना पड़ता था इनको, तो ऑकवर्ड सी लगती थी। इसी वजह से यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी की नीड थी। लेकिन पता है क्या, इस टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद जो अमीर लोग होते थे ना, उनके लिए अभी भी हाथ से छपकर किस पे लिखा जाता था, वेलम पे। एनिमल जो स्किन होती है, जानवर की जो खाल होती है, उसके ऊपर उनके लिए जो है लग्जरी एडिशंस बनाए जाते थे, बिकॉज उन लोगों के लिए ये सब हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था चीप वल्गैरिटीज, मतलब उनको लगता था ये तो सस्ता सामान है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए अभी क्या होता था बच्चों, उनके लिए बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हैंड रिटन लिखा, मतलब हाथ से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता था, बट किस पे, वेलम पे, एनिमल स्किन पे। ऑलराइट, चलिए अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह बन रही है, बट दे कुड नेवर सैटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। तो होता क्या है बच्चों, 1430s में यहां पर आते हैं मसीहा इन लोगों के, वो है जोहान गुटेनबर्ग, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। ये जो है बच्चों प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, फर्स्ट ऑन प्रिंटिंग प्रेस स्ट्रासबर्ग जर्मनी के अंदर। तो बेसिकली इन्होंने बचपन से ही एग्रीकल्चरल एस्टेट में ऑलिव और वाइन प्रेसेस देखी थी, किस तरीके से प्रेस करके तेल निकाला जाता था। उसी के साथ ये जो है बच्चों एक गोल्ड स्मिथ भी थे, तो इनको पता था कि किस तरीके से मोल्ड्स बनाए जाते हैं। सेम वही टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने क्या करा, मोल्ड्स बनाए, प्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी सीखी, और उसी से ही इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बना दी। और प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद सबसे पहले इन्होंने परफेक्ट कर लिया सिस्टम को। पहली बुक जो इन्होंने प्रिंट करी वो थी बाइबल। 1450 से लेके 1550 तक प्रिंटिंग प्रेसेस पूरे मैक्सिमम यूरोप में हर कंट्री के अंदर सेटअप हो चुके थे। 180 कॉपीज प्रिंट करी जाती हैं विद इन 3 इयर्स, ठीक है, 180 बुक्स विद इन 3 इयर्स इस टेक्नोलॉजी से, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत तेज है। मतलब उस टाइम के हिसाब से ये माना जाता था कि वाह ये तो कमाल ही होगा कि 180 किताबें 3 साल में, मतलब बहुत ज्यादा प्रिंट हो गया है। हमें अभी लग रहा है ना कि क्या 180 किताबें 3 साल में, बट यार उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इट वाज अ वेरी फास्टर मेथड। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। एक नई रीडिंग पब्लिक क्रिएट होती है, एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, हाउएवर द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। अब यार देखो, मार्केट में पहले क्या था, लोग डिमांड कर रहे थे हमें किताब दो, हमें किताब दो, लेकिन किताबें नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं थी छापने की। अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, किताबें छप रही हैं, तो लोग भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमें भी बुक्स चाहिए, वी ऑल्सो वांट टू रीड। तो एक नया कल्चर जो है रीडिंग का वो डेवलप होता है। भाई पहले क्या था ना, वो होता है ना है बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाली चीज थी। तो पहले ना तो किताबें थी ना लोग पढ़ पा रहे थे, बट अब किताबें छपने लग गई तो लोगों को भी पढ़ना है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं
कि एक और दिक्कत जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है यूरोप में कि मैक्सिमम लोग जो है वो इलिटरेट थे, वो अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं कर रखी थी बच्चों। अब जिस वजह से क्या होता था, वो पढ़ ही नहीं पाते थे। तो एक ओरल कल्चर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? एक ओरल कल्चर जो है वो डेवलप होता है। ओरल कल्चर का मतलब है कि होता क्या था, जैसे किताबों के अंदर बहुत से जो प्रिंटर्स थे उन लोगों ने ऐसी किताबें छापनी चालू करी जहां पर पिक्चर्स के साथ उनको इलस्ट्रेट कर दिया जाता था, पिक्चर्स वगैरह छापनी चालू कर दी, ताकि अगर कोई अनपढ़ इंसान भी वो किताब पढ़ रहा है तो पिक्चर्स के थ्रू वो समझ जाए कि क्या है। साथ ही में बच्चों एक ओरल कल्चर से मेरा ये मतलब है कि जैसे अब किताब आ गई, सपोज मुझे पढ़ना आता है तो एक पूरी सभा बैठ गई, ठीक है, 10-15 लोग बैठ गए जिनको पढ़ना नहीं आता, मैं पूरी कहानी उनको पढ़ के सुना रही हूँ, सो दैट जस्ट लिसनिंग टू द स्टोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड द वन who knows how to read it is reading it to them। तो उस तरीके का एक ओरल कल्चर भी डेवलप हो रहा था, और साथ ही में पिक्चर्स वगैरह भी डालनी चालू कर दी थी कि अगर कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो भी समझ जाए कि क्या लिखा है उन किताबों के अंदर। चलिए उसके बाद आते हैं पीपल बिलीव। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट के आने से सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। ये नहीं है कि लोग पढ़ने लग गए, वाओ लिटरेसी रेट्स ऊपर चले गए, लोग बहुत जो है रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया, वाओ अमेजिंग। हर चीज अमेजिंग नहीं है बच्चों। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को डर लग जाता है प्रिंट के आने से। मैम क्यों, प्रिंट है, कोई भूत थोड़ी ना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे डर लग जाता है कुछ लोगों को। कौन है वो लोग? वो लोग होते हैं जो लोग अथॉरिटी में थे उस टाइम पे, जो मोनार्की थी, और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक लीडर्स जो थे, ये लोग डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि प्रिंट कल्चर जब बढ़ता चला जाएगा और लोग जो है अपने थॉट्स और आइडियाज छापते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटिमेंट सोसाइटी में डेवलप ना हो जाए जहां पर लोग रिबेलियस हो जाएं, मोनार्क को हटाने लग जाएं, या फिर लोग जो है एस्टैब्लिश्ड जो धर्म के बिलीफ है उसके खिलाफ ना चले जाएं। तो हर कोई ये टेंशन में था कि भाई मेरी अथॉरिटी पे कोई सवाल ना उठा दे, कि आज मैं जो मजे से यहाँ राजा बन के बैठा हूँ, लोगों पे अत्याचार कर रहा हूँ, कल को कोई इस पे सवाल ना उठा दे प्रिंट कल्चर के फैलने से। या फिर जो रिलीजियस अथॉरिटीज है वो इस उसमें कि हमें तो अभी प्रिविलेजेस मिल रखे हैं, हम तो धर्म के नाम पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग इस पे कल को कहीं सवाल ना उठाने लग जाए प्रिंट कल्चर के फैलने से। दिस वाज द फियर दैट वाज इंस्टिल्ड इन देम। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लोगों को ऐसा लगता था कि फियर, उनको डर इस बात का लगता था कि रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स विल स्प्रेड। राजा को लग रहा है कि भाई लोग रिबेल करने लग जाएंगे, बागी बन जाएंगे जब आइडियाज फैलेंगे, और वहीं पे गलत है ना, वो खुद गलत है इसलिए उसको लग रहा है, और वहीं पे जो धार्मिक लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई इररिलीजियस थॉट्स फैलेंगे, ये जो है धर्म पे सवाल उठाएंगे। 1517 में हो भी जाता है, इनका जो डर है वो सच हो भी जाता है। एक रिलीजियस रिफॉर्मर बच्चों मार्टिन लूथर जो है 95 थीसिस लिखते हैं क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो बच्चों आप सभी को पता है कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर, ये क्या ही लिखा है हमने, क्रिश्चियन धर्म के अंदर दो सेक्ट, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ये जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट बना है, ये कैसे बना है? ऐसे बना है, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत से रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो है 95 थीसिस लिख दिया क्रिटिसाइज करते हुए, और जितने भी लोगों ने मार्टिन लूथर को सपोर्ट करा वो सारे लोग अलग हो गए, और वो कैथोलिक से अलग हो गए, और उन्होंने एक अपना अलग सेक्ट बना लिया बच्चों, दैट वाज द प्रोटेस्टेंट सेक्ट, which actually means कि they are protesting against the Catholics. So they made an entire sect out of it, which was Protestant sect by criticizing the Roman Catholic Church. उसी के साथ बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, by the end of the 18th century बहुत से parts of Europe में literacy rates were high as to 60 to 80%। अब यार किताबें आ गई हैं, लोगों ने पढ़ना लिखना भी चालू कर दिया, literacy rates जो हैं बढ़ गए। पेनी चैप बुक्स, बिब्लियोथेक ब्लू, तो बच्चों ये सारी चीजें आने लग जाती है। पेनी चैप बुक्स वगैरह आ गई, जो क्या होता था एक एक पेनी में बिक जाती थी, सस्ती सस्ती किताबें, ताकि सबके रीच में है, सब खरीद पा रहे हैं। फ्रांस के अंदर बिब्लियोथेक ब्लू आ गई, तो ये ब्लू कलर की किताबें होती थी, बहुत ही सस्ती सी, इनको बहुत आराम से सारे लोग खरीद सकते थे। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी वॉर के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स, तो अलग अलग लिटरेचर मटीरियल जो है वो इस टाइम फ्लोट होने लग गया। रोमांटिक नॉवेल्स, साइंटिफिक नॉवेल्स, ट्रेड जर्नल्स, एवरीथिंग केम इन द मार्केट, कि हर अलग टाइप का रीडर है, किसी को साइंस के बारे में पढ़ना है, किसी को फिक्शन पढ़ना है, किसी को कुछ पढ़ना है, हर एक हम बोल सकते हैं हर एक अलग अलग टाइप के इंसान को केटर करने के लिए अलग अलग किताबें जो है वो आने लग गई मार्केट में। उसी के साथ बच्चों प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रिंट कल्चर के आने से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, बट कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत से हम बोल सकते हैं आइडियाज फैले हैं, जिसने ग्राउंड लेकर आया है फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन तक लोगों के दिमाग को पहुंचा दिया, रेवोल्यूशन लाने के लिए दिमाग वैसा बना दिया है। तो प्रिंट कल्चर ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी।
इट लेड द ग्राउंड फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहीं से तो चालू होता है ना सब कुछ। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम देखते हैं, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स। तो हमारे बहुत से एनलाइटनमेंट थिंकर्स, रूसो, वॉल्टर, ये सारे लोग जो हैं बच्चों एक तरीके से बहुत कुछ लिखने लगते हैं, ठीक है, जहां पर ये क्या बोलते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, नॉलेज देने लगते हैं अपनी, कि देखिए आप जो लोग हैं, आप एक ऐसे राजा के शासन में रह रहे हैं जो आपको राजा ऐसा बताता है कि वो भगवान समान है ना, उसके पास डिवाइन राइट टू रूल है। तो उस डिवाइन राइट टू रूल को वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भगवान का अवतार नहीं है, वो राजा सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसी के साथ जो समाज में सोशल हायरार्की उसने क्रिएट करके रखी है वो गलत है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, ये लोगों को एनलाइटन करने लगते हैं कि भाई तुम जिस समाज में जी रहे हो और जो राजा तुम पे शासन कर रहा है, ये बहुत ही गलत चीजें हैं। दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज दीज थिंग्स, और वो रैशनैलिटी पे फोकस करने लग गए। उन्होंने लोगों को ये बताया कि आप लोग रैशनल होके सोचो, थोड़ा समझदारी से सोचो कि क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं। उसी के साथ बच्चों ये सारी जब लिटरेचर फैलने लगता है तो लोग जो हैं अब क्या करने लगते हैं, डिस्कशन और डिबेट करने लगते हैं। एक नया कल्चर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन का फैलने लगता है, जहां पे लोग एग्जिस्टिंग चीजों पे सवाल उठाने लगे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि देखो जब भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका ये पर्पस हमेशा नहीं होता है कि हमें मार्क्स लेके आने, ये हुए, ठीक है, मार्क्स लाना ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता होगा कि हमें मार्क्स लेकर आने हैं, वो सारी बातें भी ठीक है, लेकिन बच्चों जो मेन पर्पस एजुकेशन का होता है ना, मार्क्स लाना तो इज अ रिजल्ट, कि हमने कितना पढ़ा उसके हिसाब से हम रिजल्ट देखेंगे, बट मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रॉडन योर माइंड, इज टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द वे दैट यू थिंक, है ना। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, बचपन से जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम जब चीजें पढ़ते हैं, हमें चीजें समझ में आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो ये सारे सवाल आप तभी उठा पाते हो जब आपकी दिमाग विकसित होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, है ना। सेम वही चीज यहाँ पे करी जा रही है। धीरे धीरे जब ये थिंकर्स के आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगे, फैलने लगे, तो लोगों का दिमाग भी विकसित होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स, जो कि पहले वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब उन चीजों पे वो सवाल उठाने लग गए। वो कहने लग गए कि भाई ये राजा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हमें ऐसे जीवन जीना है, हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, एंड उसी के साथ साथ 1780s तक लिटरेचर मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी वर लार्ज नंबर। साथ ही बच्चों बहुत से ऐसे कार्टून्स, कैरिकेचर्स, ऐसी ऐसी चीजें आ रही थी जहां पे रॉयल्टी को मॉक करा जाता था, मजाक उनका उड़ाया जाता था, ऐसा ऐसा लिटरेचर भी आने लगा। तो इन सभी चीजों की वजह से कंडीशन क्रिएट हुई फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये नहीं कि लोग इसी की वजह से रेवोल्यूशन करने के लिए निकल गए। चलो आगे देखते हैं, 19th सेंचुरी की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में चिल्ड्रन, विमेन, वर्कर्स क्या हाल थे सबके, चलिए देखते हैं। 1857 फ्रांस में चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू द लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप। विमेन आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। यार देखो सबसे पहले बच्चों के लिए ना एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाती है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं ग्रिम ब्रदर्स जो है बहुत सारी फोक टेल्स इकट्ठी करते हैं, किताबें छापते हैं बच्चों के लिए, डेडिकेटेड प्रेस उनके लिए आती है। महिलाएं भी इंपॉर्टेंट रीडर्स, राइटर्स बन जाती हैं। जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ये सारी जो है किताबें आ रही थी जहां पे एक महिला को, एक फीमेल कैरेक्टर ऐसे दिखाया जाता था विद अ स्ट्रॉन्ग विल, विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, उस तरीके से। पेनी मैगजीन्स आ रही थी, विमेन के लिए होती थी, मैनुअल्स आती थी जहां पे उनको प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग, घर का काम वगैरह सिखाती थी। तो इस तरीके से बहुत सी किताब फॉर स्पेशली फॉर विमेन आने लगी, ऑल्दो थोड़ा सा सेक्सिस्ट है यहाँ पे कि घर का काम उनको सिखाया जा रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल आने लग गई। In the 19th century, lending libraries England became a medium for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. तो बच्चों वर्किंग आवर्स रिड्यूस होते हैं और हमारे जो वर्कर्स है वो खुद ही अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने लग गए। बहुत सी लेंडिंग लाइब्रेरीज थी जहां से वो किताबें ले सकते थे, दे कुड लेंड द बुक्स, एंड उससे वो खुद ही पढ़ने लग गए। जो भी उनके पास टाइम बचता था खुद ही अपने आप पढ़ते थे, एजुकेट होते थे। इस तरीके से वर्कर्स भी पढ़ने लगे। फर्दर इनोवेशंस हमें देखने को मिलती है मिड 19th सेंचुरी में। रिचर्ड एम हो जो है उन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बना लिया। लेट 19th सेंचुरी में एक ऑफसेट प्रेस आ गई जो कि एक टाइम पे 6 अलग अलग रंग तक प्रिंट कर सकती थी, एक ही टाइम पे 6 अलग अलग रंग भी प्रिंट हो सकते थे। 20th सेंचुरी तक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई जिससे कि प्रिंटिंग ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो भाई जोहान गुटेनबर्ग जी ने ऑब्वियसली एक तरीके से शुरुआत कर दी थी और उसी चीज को और भी ज्यादा इनोवेट करके, इन्वेंशंस कर करके आगे लेकर जाया जा रहा था बाय ऑल ऑफ दीज पीपल, और प्रिंटिंग प्रेस को और भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा रहा था जिससे कि जो स्पीड है प्रिंट करने की वो तेज हो रही थी, और भी ज्यादा मेथड जो है एफिशिएंट हो रहा था, बेहतर तरीके से प्रिंटिंग हो रही थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग। अब बच्चों यूरोप के बाद आ जाते हैं इंडिया की बात करने के लिए, और इंडिया में किस तरीके से प्रिंट कल्चर की शुरुआत होती है, क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहले प्रिंट कल्चर के आने से पहले क्या माहौल था, हम लोग देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता है
यानी कि हाथ से लिखे हुए दस्तावेज, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बहुत से पाम लीव्स पे, हैंडमेड पेपर, इन सब पे लिखा जाता था। वही चीज है, फ्रेजाइल है, नाजुक कली है वो मैन्यूस्क्रिप्ट, फट जाएगी, टूट जाएगी, गुम जाएगी, है ना। और साथ ही में हम लोग देखते हैं बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता था उस पे लिखना, लेबोरियस, टाइम टेकिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो सारी दिक्कतें थी। इसी के साथ बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रिंट कम्स टू इंडिया। इसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी इंडिया आती है मिड 16th सेंचुरी में। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा आती है पोर्टुगीज मिशनरीज के साथ में। गोवा, जहां पे प्लान बनता है लोगों का, दोस्तों का, और फिर प्लान नहीं बनता क्योंकि कोई जा ही नहीं पाता। वहीं पर सबसे पहले प्रिंट लेकर आ गए थे गोवा के अंदर। और बच्चों हम लोग देखते हैं 1674 तक 50 बुक्स ऑलरेडी प्रिंट हो गई थी कोंकणी और कर्नल लैंग्वेज में। कर्नल लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज। कोचिन 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। सबसे पहली तमिल किताब कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो प्रिंट करते हैं। 1713 में कैथोलिक प्रीस्ट जो है फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट करते हैं। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज 32 तमिल टेक्स्ट। 1780 में, और बच्चों अभी तक इंग्लिश प्रेस हो नहीं रही, फिर इंग्लिश प्रेस बाद में, अभी तक लोकल लैंग्वेजेस में सब चल रहा है। फिर 1780 के बाद में जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो कि एक इंग्लिश ऑफिसर थे, उन्होंने बच्चों बंगाल गजेट को एडिट करना चालू करा। वो एक वीकली मैगजीन थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत सारी गॉसिप यहाँ पे छाप दी, जिसकी वजह से जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो काफी इनको सजा देते हैं कि भाई तुम ऐसे कैसे हमारे बारे में छाप दोगे कुछ भी गॉसिप। तो ये छाप रहे थे गॉसिप, एंड हेस्टिंग्स जो है सजा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, इंडिया के अंदर भी वही सेम चीज हो रही थी जो यूरोप में हुई थी, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। सेम वही चीज यहाँ पर भी, जो पंडित थे और जितने भी एक तरीके से रिलीजन से जुड़े हुए लोग थे, उनको डर ये था कि भाई कहीं हमारे धर्म पे ये लोग अब प्रिंट कल्चर के आने से सवाल ना उठाने लगे। तो वही सब चीजें हो रही थी। अर्ली 19th सेंचुरी में इंटेंस डिबेट्स चल रही थी रिलीजियस इश्यूज के अराउंड में। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीव्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी चीजों पर विवाद होने लगते हैं, जैसे कि विडो एमोलेशन की जो प्रैक्टिस चलती थी, सती प्रथा जो चलती थी, उस पर विवाद होने लगता है, डिबेट्स होने लगते हैं। उसी के साथ हम लोग अगर बात करें तो आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप की जब बात होती है, या फिर ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, है ना, जो ब्राह्मण थे वो पंडित थे, तो उस चीज पे, इन सभी चीजों पे सवाल उठने लगते हैं। और बहुत से लोग जो है अपने हिसाब से रिलीजियस चीजों को इंटरप्रेट करने लगते हैं, समझने लगते हैं, और चीजों में बदलाव सजेस्ट करने लगते हैं, रिफॉर्म सजेस्ट करने लगते हैं कि ये बदला जाना चाहिए, वो बदला जाना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। 1821 में हमारे एक रिलीजियस रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय अपनी संबद्ध कौमुदी पब्लिश करते हैं, और इसके खिलाफ समाचार चंद्रिका को भी पब्लिश किया गया था। तो एक तरीके से बच्चों वही लड़ाई चल रही थी, एक जगह है रिफॉर्मर, एक जगह है ऑर्थोडॉक्स लोग, एंड दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ये कह रहे हैं कि हमें चेंजेस लाने हैं धर्म में, ये कह रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा, एंड दैट इज द रीजन की लड़ाई हो रही थी। ये अपनी साइड से ऐसा मटेरियल प्रिंट कर रहे हैं जहां पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और ये अपनी साइड से प्रिंट कर रहे हैं बिल्कुल धार्मिक मटेरियल जहां पे बिल्कुल रिफॉर्म्स के खिलाफ है। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे थे थ्रू द प्रिंट। 1810 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड इन कैलकाटा। साथ ही में हम लोग देखते हैं नोबल लिटरेरी फॉर्म था बच्चों, जो कि यूरोप में डेवलप हुआ था, जहां पे इंडियन फॉर्म्स और स्टाइल में प्रिंट करा जाता था। अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म्स सच एज लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स पे चीजें, ये सारी चीजें जो है पढ़ी जा रही थी, लिखी जा रही थी, प्रिंट करी जा री थी बेसिकली। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा, इन्होंने विजुअल इमेजेस भी प्रोड्यूस करी फॉर मास सर्कुलेशन, मासेस में फैला दो। उसी के साथ विमेन आर प्रिंट की बात कर लेते हैं। लिबरल हस्बैंड्स फादर्स बिगैन एजुकेटिंग देयर विमेन फोक एट होम। बच्चों जो लोग लिबरल थे, जो थोड़ी खुली सोच के लोग थे, चाहे वो पिता हो या पति हो, वो लोग अपने घर की औरतों को एजुकेट करने लगे घर पे ही, ठीक है। तो सारा मटेरियल वगैरह आ जाता था, सिलेबस वगैरह के साथ में वही पढ़ा देते थे घर पे। उसी के साथ कंजर्वेटिव हिंदूज ये मानते थे, जो थोड़े पुराने सोच के ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो ये मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख ज्यादा जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी। और वहीं पे मुस्लिम्स को ये डर था कि एजुकेटेड अगर हो जाएंगी महिलाएं तो वो एक तरीके से दे विल गेट करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस, ठीक है, वो करप्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके का माहौल भी बना हुआ था। बट ऑब्वियसली बच्चों हम लोग देखते हैं बहुत सी महिलाओं ने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करी है इस टाइम के दौरान। ताराबाई शिंदे हैं हमारे, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, राइट, राज सुंदरी देवी हैं, है ना, इन सबने पढ़ाई करी है। और कुछ कुछ महिलाएं तो ये भी बोलती है कि मेरी जिंदगी की आधी खुशी जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से ही आती है, और
नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं प्रिंट एंड द पुअर पीपल, गरीब लोगों की बात करने के लिए। 19th सेंचुरी में वेरी चीप स्मॉल बुक्स जो है वो खरीदी जा रही थी। लेट 19th सेंचुरी से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज को भी लाया जा रहा था और उनको भी प्रिंट किया जा रहा था। छोटे बड़े के सवाल, ये सारी चीजें भी बच्चों प्रिंट करी जा रही थी। उसी के साथ आगे चलते हैं बिफोर 1798। ओके, लास्ट चीज यहां पर आती है प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1798 से पहले हमारा जो कॉलोनियल स्टेट था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट सेंसरशिप। बच्चों हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चीजें सेंसर नहीं करती थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस में वो विश्वास रखती थी। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 1820 से कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ रेगुलेशंस डाली प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बाद से ये लोग फिर से चौकन्ना हो गए। तो इन्होंने बच्चों फ्रीडम ऑफ प्रेस जो पहले ये दिया करते थे उसको चेंज कर दिया। हम लोग देखते हैं कि 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया जाता है। आयरिश प्रेस लॉज पे ये मॉडल था। एंड यहाँ पर प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्युलर प्रेस। तो बेसिकली ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाकर ये कहीं ना कहीं बच्चों इन्होंने क्या बोला कि इनके पास राइट आ गया कि कोई भी रिपोर्ट्स या एडिटोरियल्स जो कि आपकी लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट होंगी प्रिंटिंग प्रेसेस में, हम उसको सेंसर कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड आउट कि लोकल लैंग्वेज में आपने कोई ऐसी चीज लिखी है या छापी है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की इमेज को रूइन कर रही है, तो वी आर गोना सेंसर दैट। तो ये बात इन्होंने कह दी थी यहाँ पर। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर्स ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो भाई हमारे के नेशनलिस्ट लोग बैठने वाले थे, रुकने वाले थे। उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम अपने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाओ, बट हम तो फिर भी जो है अपने न्यूज़पेपर्स को छापते रहेंगे। एंड नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो थे जहां पे ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करा जाता था बच्चों, वो फिर भी चीजें जो है छपती जा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। तो यार देखो यहाँ पर ये जो टाइमलाइन है ना ये वाली, इसमें कुछ कुछ डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा के बारे में। वैसे मैं ये ईयर तो नहीं बोलूंगी कि याद होना चाहिए, बट हाँ याद कर लो, इट्स वेरी इजी, 868। ठीक है। उसके बाद मार्को पोलो 1295 में कहां लेकर जाते हैं, इटली जाते हैं अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज को लेकर। 1430s में जोहान गुटेनबर्ग जो है फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करते हैं स्ट्रासबर्ग जर्मनी में, ये जगह याद रखिएगा। एंड परफेक्ट कर देते हैं ये सिस्टम 1448 आते आते। 1517 में मार्टिन लूथर, हाँ ये ईयर आप याद रख सकते हैं बच्चे, 95 थीसिस वाला एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1517 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है बंगाल गेजेट को एडिट करना चालू करते हैं। राम मोहन रॉय संबद्ध कौमुदी समाचार चंद्रिका आती है इसके बाद 1822 में। ठीक है। तो ये सारी की सारी डेट्स यहाँ पे लिख रखी है। ऑल्दो इसमें से मैं बोलूंगी कि 1517 याद रख लो एंड हाँ ये वाली याद रख सकते हो, प्रिंटिंग प्रेस वाली, जोहान गुटेनबर्ग वाली। बाकी बच्चों आई थिंक ईयर आप नहीं भी याद रखेंगे तो आई डोंट थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस। बट हाँ मैंने आपको पूरी टाइमलाइन जरूर प्रोवाइड कर दी है, तो एक बार नजर जरूर मार लेना कि क्या टाइमलाइन थी। ओके, इसके बाद जरा फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या फीचर्स थे हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के? फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव, ये सारी चीजें। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कम टू यूरोप? मार्को पोलो की बात यहाँ पे बतानी है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या थी? बच्चों दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो यहां पर आपको जो पूरी 95 थीसिस मार्टिन लूथर वाली कहानी है वो लिखनी है। उसके बाद एग्जांपल्स के साथ बताइए रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन ब्रिंगिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है। हमारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बताई थी, डिबेट्स और डिस्कशंस का एक माहौल क्रिएट हुआ एंड ऐसा लिटरेचर आ रहा था विच मॉक्ड, ठीक है, द मोनार्क्स। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियंस टुवर्ड्स द वुमेन रीडिंग एंड हाउ डिड वुमेन लाइक कैलाश बाशिनी देवी रिस्पॉन्ड टू देयर राइटिंग्स। ठीक है। तो ये सब वुमेन एंड इंडिया में वुमेन की बात हो रही है, तो ये वुमेन एंड प्रिंट कल्चर ये वाला पूरा जो टॉपिक है ये भी ढंग से देख लीजिएगा। और इसी के साथ बच्चों हम लोग रैप अप करते हैं आज के हमारे सेशन को, आज की हमारी इस क्लास को। आई होप कि सारे के सारे चैप्टर्स एक बारी हमने कवर कर लिए हैं, तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स समझ में आ गए होंगे। एंड अब जो है आप लोगों के पास क्या काम है, आप लोगों को बच्चों ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इनको गो थ्रू करके बस इनको लर्न करना है। दैट इज इट। ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो करते रहो एंड बहुत ही प्यारा तुम्हारा एग्जाम जाने वाला है, मुझे अभी से पता चल रहा है। चलिए गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।